तो दोस्तों, आज के क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम 23 तारीख को होने वाला है। इंग्लिश का पेपर है और इंग्लिश के पेपर में अगर आपने अब तक टेक्स्ट बुक से यानी प्रोज से, पोएट्री से और सप्लीमेंट्री से कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि मात्र एक दिन में कैसे जो टेक्स्ट बुक का 35 नंबर है वो केवल एक क्लास करके आप 35 में नहीं 35 तो कम से कम 30-25 नंबर तो ला ही सकते हैं। तो ये क्लास बड़े ध्यान से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, चाहे वो प्रोज है, चाहे पोएट्री है या सप्लीमेंट्री है, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के क्लास में हम कवर करेंगे। और जो 2025, 2024 और 2023 में मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया, केवल आज की क्लास में हम लोग वही क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सब सवाल क्या है, सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट कर। टाइम बहुत कम है और आपको पढ़ना बहुत ज्यादा है, रिवाइज बहुत ज्यादा करना है कि केवल रिवीजन के पर्पज से ये क्लास आज का है। ये नहीं कि पूरा डिटेल में जाके पढ़ रहे हैं या पूरा विस्तार से समझा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम पढ़ने वाले हैं आज क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोज में जो पहला चैप्टर आपका है वो है अ लेटर टू गॉड और इसके जो राइटर हैं जीएफ फ्यून्स है। पहला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो इन द लेसन अ लेटर टू गॉड इन अबाउट 60 वर्ड्स। सवाल ये पूछा है कि लेंचो का कैरेक्टर स्केच पूछा है, यानी लेंचो का चरित्र चित्रण करना है। कितने शब्दों में? 60 शब्दों में। आंसर देखिए, लेंचो इज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक गरीब मेहनती किसान है या किसान होता है। हु लिव्स इन ए स्मॉल विलेज, जो एक छोटे गांव में रहता है। और छोटे गांव में रहता है तो मतलब पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में छोटा सा पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर उसका घर है। तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, ये ऑप्शन में पूछता है कि उसका घर कहाँ पे स्थित है, तो आंसर क्या होगा? ऑन द हिल, ऑन द क्रेस्ट मतलब होता है चोटी, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, पहाड़ की, ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, पहाड़ की चोटी पर क्या होता है? उसका घर होता है। ऑप्शन में पूछता है ये। ही इज वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार होता है। सिंपल एंड इनोसेंट, बिल्कुल साधारण और बिल्कुल मासूम होता है। लेंचो हैज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में बहुत ही मजबूत विश्वास होता है। आगे देखिए, एंड बिलीव्स गॉड, और विश्वास करता है, लेंचो विश्वास करता है गॉड विल हेल्प हिम इन हिज ट्रबल्स, कि भगवान उसकी मुसीबतों में उसका सहायता करेंगे, उसकी मदद करेंगे। ही इज आल्सो डिटरमिन्ड, वो बिल्कुल, और हाँ निश्चय भी होता है, अगर एक बार कोई काम सोच लेता है तो वो कर देता है। एंड होपफुल, और बहुत उम्मीद आशावादी होता है। बट अ लिटिल नाइव, नाइव जो वर्ड है यहाँ पे, नाइव का मतलब होता है बिल्कुल भोला, बिल्कुल सीधा साधा भोला। मतलब जैसे हम भगवान पे विश्वास करते हैं ना कि नहीं भगवान है, हमारी मदद करेंगे, उम्मीद रखो, बिल्कुल बिना कुछ भी सोचे समझे कोई काम पे अड़ी होना, भोलापन, ठीक है। तो ये नाइव वर्ड याद रखेंगे, आंसर में इस्तेमाल करेंगे, बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ताकि आप जो वर्ड इंपॉर्टेंट है उसको भी ध्यान में देख करके आप आंसर में प्रयोग करेंगे तो बहुत बढ़िया इंप्रेशन पड़ेगा। तो बट और लिटिल नाइव, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, बहुत भोला होता है। एज ही डज नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि जैसा कि वो समझता नहीं है क्या, द काइंडनेस ऑफ द पोस्ट ऑफिस वर्कर्स, जो पोस्ट ऑफिस में लोग काम करते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, वो जो दया दिखाते हैं लेंचो पे, जो उसको पैसा भेजते हैं ना 70 पेसोस, वो उसको समझ नहीं पाता, इतना भोला होता है कि लेटर लिखता है गॉड को तो उसको उम्मीद है कि भगवान ने ही पैसे भेजे। इंसान मतलब, और उल्टा दोष भी लगा देता है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो क्या बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी ठगों का समूह है। तो अगली बार भगवान को भी वार्निंग देता है कि अगली बार जब लेटर लिखेगा तो जो
पैसा भेजेगा ना वो मेल से मत भेजेगा, पोस्ट ऑफिस से मत भेजेगा, डायरेक्ट मेरे घर पे भेजेगा, ऐसा वो लिखता है। पहला इंपॉर्टेंट हो गया लेंचो का कैरेक्टर स्केच, यहां से आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्या लिखना है इस आंसर में। दूसरा क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, वाई डिड द पोस्ट मास्टर सेंड ए रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेस टू गॉड। जब लेंचो ने पहला लेटर लिखा भगवान को, तो जो पोस्ट मास्टर हैं उन्होंने उसका रिप्लाई क्यों किया, क्यों किया? सिंपल, देखिए सिंपल पास्ट में क्वेश्चन है तो सब सिंपल पास्ट में आंसर भी होगा। और इसके पहले देखिए सिंपल, ये जो कैरेक्टर पूछा है तो या तो सिंपल पूरा पास्ट में लिख दीजिए या सिंपल पूरा प्रेजेंट में लिख दीजिए। सिंपल प्रेजेंट है तो पूरा प्रेजेंट, पास्ट है तो पूरा पास्ट। और यहाँ तो कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ तो सवाल ये है कि पास्ट में पूछा तो पास्ट में जवाब देना है आपको सेकेंड फॉर्म से। तो क्वेश्चन समझिए क्या है, आंसर देखो। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड, पोस्ट मास्टर बहुत दयालु था। डिड नॉट वांट टू हर्ट लेंचोज स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, लेंचो का जो दृढ़ विश्वास था भगवान में वो उसको और चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। ही लॉफ्ड फर्स्ट, पहले तो उसने पत्र को देख करके हंसा, बट लेटर ही हेल्प्ड लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी एंड सेंडिंग अ रिप्लाई सो दैट लेंचो वुड कंटिन्यू टू बिलीव इन गॉड। पहले तो लेटर देखता है कि भगवान के नाम, भगवान के एड्रेस पे क्या किसी ने पत्र लिखा, पैसा मांगा, तो खूब ठहाका मार के हंसता है। लेकिन हंसते हंसते अचानक वो सीरियस हो जाता है कि काश मेरा भी भगवान में इतना विश्वास होता। तो वो गंभीर हो जाता है और फिर डिसाइड करता है कि इस आदमी की मदद करनी चाहिए। अगर मदद नहीं किया गया तो भगवान से इसका विश्वास उड़ जाएगा। इस वजह से वो क्या करता है, पहले लेटर का रिप्लाई करता है और अपने पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग हैं जो पैसा, उनसे पैसा कलेक्ट करता है। और 70 मांगा रहता है कितना, पत्र में लेंचो पैसा मांगता है 100 पेसोस, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट मास्टर है जो इकट्ठा कर पाता है अपने कर्मचारियों से, वो इकट्ठा कर पाता है 70 पेसोस। तो इतना लेटर में रख करके वो लेंचो के एड्रेस से भेज देता है, ठीक है। तो ये हो गया कि पोस्ट मास्टर ने पहले लेटर का रिप्लाई क्यों किया। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो नाराज क्यों हुआ जब उसको अपना पत्र का जवाब मिला, तो नाराज क्यों हुआ? आंसर देखिए, लेंचो वाज एंग्री, लेंचो नाराज हुआ बिकॉज ही हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पेसोस, क्योंकि उसने भगवान से 100 पेसोस मांगा था। बट ही रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस, लेकिन उसने कितना रिसीव किया, कितना प्राप्त किया, केवल 70 पेसोस। तो कितना कम पड़ गया भाई साहब, 30 पेसोस। तो क्या हो गया, उसका घाटा हो गया। तो उसको लगा किसी ने चुरा लिया। तो चुरा कौन लिया? उसको लगता है कि पोस्ट ऑफिस के जिन्होंने मदद किया उन्हीं पे सब करता है ये। He thought God had made a mistake। अच्छा, उसको लगता है कि भगवान ने मिस्टेक कर दिया था, भेजने में क्या कर दिया, पैसा मिस्टेक कर दिया था। He did not know that, वो नहीं जानता था that the post office employees had helped him, कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी लोग हैं उन्होंने उसकी मदद किया था। ये वो नहीं सोच पाता, ठीक है, ये बिल्कुल वो सोच नहीं पाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लेंचो कॉल द एम्प्लॉइज ऑफ द पोस्ट ऑफिस इन हिज लेटर टू गॉड। तो जब 70 पेसोस पाता है तो ये सेकेंड लेटर लिखता है। सेकेंड लेटर में पूछा है कि लेंचो ने कर्मचारियों को क्या बोला है, ये बताइए, क्या क्या उनको बोला है, ये बताइए। तो देखिए क्या बोला है, लेंचो कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज ए बंच ऑफ क्रूक्स। ये जो वर्ड है ना, ए बंच ऑफ क्रूक्स, इसको जहां भी कॉपी में लिखना उसको अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछता है कि लेंचो ने कर्मचारियों को जो किस नाम, कौन सा नाम दिया, तो यही नाम दिया है, ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को, बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है ठगों का समूह होता है, ठगों का समूह। उसको लगता है 30 जो पैसे हैं ना इन्होंने चुरा लिया, जबकि उन्होंने मदद किया। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दे हैड स्टोलन द रिमेनिंग मनी सेंट बाय गॉड, कि भगवान ने जितना पैसा भेजा था उसका जो बचा हुआ पैसा है उन्होंने चुरा लिया। ही डिड नॉट नो दैट दे हैड कलेक्टेड द मनी टू हेल्प हिम, वो नहीं जानता था कि उन्होंने ही पैसा कलेक्ट किया था उसकी मदद करने के लिए, ये उसको पता नहीं था। इसलिए उसको क्या बोला गया,
इसीलिए इसको नाइव बोला गया है। नाइव मतलब क्या? बिल्कुल सीधा साधा, बिल्कुल भोला। ठीक है, तो ये नाइव वर्ड याद रखना। और नाइव के साथ साथ इनोसेंट का मतलब भी वही हो गया, मासूम। तो ये दोनों सिनोनिम भी हो जाएगा। ठीक है, मासूम मतलब भोला ही, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन ही देखते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो। सवाल ये पूछा है कि लेंचो के परिवार का इकलौता उम्मीद क्या था जब उसकी पूरी फसल हेल स्टॉर्म से बर्बाद हो गई। किससे? हेल स्टॉर्म्स। जब उसकी फसल को आंधी तूफान ने यानी हेल स्टॉर्म ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, तो उसकी आखिरी उम्मीद, इकलौता उम्मीद क्या था, ये पूछा है। आंसर देखिए, द सिंगल होप फॉर द लेंचोस फैमिली वाज रेन। अच्छा, ये बर्बाद होने के पहले पहले क्या पूछा है कि जो इकलौता उम्मीद था लेंचो के परिवार का, वो था कि बारिश हो जाए तो फसल अच्छी हो जाए। ठीक है, देयर क्रॉप्स हैड ड्राइड अप। उनके जो क्रॉप्स है वो क्या हो रहे थे? सूख रहे थे। एंड दे वर वेरी पुअर, क्योंकि वो लोग बहुत, लेंचो का परिवार क्या था? गरीब था। तो ये नहीं कि वो मोटर पाइप का, इंजन का व्यवस्था करके खेत में पानी चला दिया, ऐसी व्यवस्था भी नहीं था उसके पास। रेन वॉज नेसेसरी फॉर देयर फील्ड्स। बारिश उनके फील्ड यानी खेतों के लिए क्या थी? और जरूरी थी। फील्ड्स, फूड एंड सर्वाइवल। केवल खेत के लिए नहीं, बारिश होगा तो खेती बढ़िया होगा, फसल अच्छी होगी तो उनको खाना मिलेगा और तभी वो सर्वाइव कर पाएंगे यानी जिंदा रह पाएंगे। सो दे प्रेड फॉर रेन एवरी डे। इसलिए वो क्या करते थे? रोज बारिश के लिए क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। और एक दिन भगवान ने इनकी प्रार्थना सुन ली, और इतना सुना कि लेंचो एकदम बिल्कुल समझेगी, कहा कि भगवान अब रहने दो, अब अति हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, अब ज्यादा सुन गए। तो ये हो गया। देखिए सिंगल होप, अगर पूछेगा कि आफ्टर डिस्ट्रॉयड द क्रॉप्स, क्रॉप्स बर्बाद होने के बाद, तो आंसर कुछ और होगा। और ये फसल बर्बाद होने के पहले की बात कर रहा है, तो आंसर ये है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन लेंचो का है, फिर नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। व्हाट मेड लेंचो एंग्री? इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं कि लेंचो नाराज क्यों हुआ, क्योंकि उसने भगवान से, देखिए फिर से, लेंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेंचो नाराज हो गया जब उसने पैसा खरीदा, और जब पैसा उसने क्या किया? काउंट किया, खरीदा नहीं, जब वो काउंट किया और फाउंड ओनली 70 पेसोस, पाया कि केवल 70 पेसोस है इंस्टेड ऑफ 100 पेसोस। 100 के बदले केवल क्या? 70 पेसोस है। ही थॉट, उसने सोचा, समवन हैड स्टोलन हिज मनी, कि किसी ने उसका पैसा क्या कर लिया? चुरा लिया है। हिज स्ट्रॉन्ग फेथ मेड हिम बिलीव्ड गॉड कुड नेवर मेक मिस्टेक। उसका जो स्ट्रॉन्ग फेथ था, भगवान तो कभी गलती कर ही नहीं सकता था। तो आखिर में सब किस पे जाता है? पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पे। एक क्वेश्चन का आंसर जरूरी नहीं है कि मैं जैसा आपको बता रहा हूं बिल्कुल वैसा ही आंसर आप लिखेंगे, रट के लिखेंगे, नहीं। मैं समझा रहा हूं ताकि आपको कुछ याद आए, अपने मन से ट्रांसलेशन सेंटेंस बना करके आंसर लिखिएगा, बढ़िया नंबर मिलेगा। अगर सिंपल पास्ट में यानी सब्जेक्ट की बात क्या है, सेकेंड फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यानी सिंपल पास्ट है, तो आपको जवाब भी सिंपल सेकेंड फॉर्म में ही देना है। ठीक है, बस ये ध्यान है। क्वेश्चन किस टाइम पे पूछा है? प्रेजेंट में पूछा है कि पास्ट में कि फ्यूचर में, उसी से स्टार्ट करना। चलो चैप्टर नंबर 2। अच्छा एक और लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोस रिमार्क फॉर द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज? वो रिमार्क मतलब वही है कि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को क्या बोला, तो वही आंसर होगा कि लेंचो रोड दैट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर डिसऑनेस्ट, कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज क्या है? डिसऑनेस्ट है, यानी बेईमान है। हैड स्टोलन द मनी, पैसा उन्होंने क्या कर लिया था? चुरा लिया था, ऐसा बोलता है। ही वांट गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू थ्रू देम अगेन। वो भगवान को वार्निंग देता है कि उनके जरिए से फिर से दोबारा पैसा मत भेजो, मतलब पोस्ट ऑफिस से पैसा मत भेजो। गॉड को भी वार्निंग देता है उनको कि भाई देखो, आप नहीं जानते उनको, मैं जानता हूं। ही बिलीव्ड, वो विश्वास करता था, दे वर करप्ट पीपल, कि वो लोग क्या थे? कर्मचारी क्या थे? करप्ट थे, यानी भ्रष्ट लोग थे। करप्ट वर्ड याद रखना, करप्ट मतलब क्या? भ्रष्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया। ये आखिरी आखिरी कब खत्म हो रहा है? आखिरी, ये पक्का इस आखिरी, ठीक है। वाई, देखिए क्वेश्चन से आपको पूरी कहानी पता चल जाएगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको
कि जस्ट रिवाइज। और ये 35 नंबर का सवाल है, हल्के मत लेना। वाई डिड द पोस्टमैन लव हॉटली? कहें कि जो पोस्टमैन है, पोस्टमास्टर दूसरा कैरेक्टर है, पोस्टमैन दूसरा कैरेक्टर है। ये पोस्टमैन पत्र को लेंचू का पत्र लेकर के पोस्ट ऑफिस में जाता है, तो वहां पे कौन देखता है? पोस्टमास्टर देखता है। तो ये कह रहा है कि इसने ये दिल खोल के ये क्यों हंसा? देखो डिड में पूछा है, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे जब आंसर देंगे तो पोस्टमास्टर लॉफ्ड, देखो लॉफ फर्स्ट फॉर्म है, केवल ईडी लगा दिया, सेकेंड फॉर्म हो गया। पोस्टमास्टर हंसा व्हेन ही सॉ लेंचोज लेटर एड्रेस टू गॉड, जब उसने देखा कि लेंचो का पत्र देखा और किसको एड्रेस था? वो भगवान को एड्रेस था कि भगवान के पास पहुंचा देना भाई। ही फाउंड इट फनी, उसे ये बहुत क्या लगा? बहुत मजाकिया लगा, फनी लगा। एंड स्ट्रेंज, और बहुत विचित्र भी लगा, क्योंकि उससे पहले उसने कभी भगवान के पते पे कोई पत्र उसको मिला नहीं था पहुंचाने के लिए। He showed the letter to the postmaster, उसने लेटर को पोस्टमास्टर को दिखाया। एंड बोथ ऑफ देम वर सरप्राइज्ड बाय लेंचोज स्ट्रॉन्ग एंड सिंपल फेथ, और वो दोनों बहुत सरप्राइज हुए किससे? लेंचो का जो मजबूत और जो बहुत ही साधारण विश्वास था भगवान में, उसको देख के दोनों क्या हुए? बहुत सरप्राइज हुए और दिल खोल के हंसे भी, मदद भी किया। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा नेल्सन मंडेला। अब नेल्सन मंडेला में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको बिल्कुल वीडियो को आप 1.5 स्पीड कर लेना या 1.25 स्पीड कर लेना या 2 पॉइंट पे स्पीड करके एकदम सभी क्वेश्चन जरूर देखना। आई रिक्वेस्ट यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लोगे तो एक बार देखो, एक बार बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में आपके डिग्री पे जो नंबर चढ़ जाएगा ना, जिंदगी भर रहेगा। तो नंबर इंपॉर्टेंट है, तो हल्के में नहीं लेना, कुछ देख लो, कुछ याद आएगा लिखना। जब कोई सहारा नहीं देगा तो अपने आप अपना खुद का सहारा बन जाओ, और कोई ऑप्शन नहीं है। और पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलास ओपिनियन? बहुत बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा है कि नेल्सन मंडेला के ओपिनियन में, यानी उनके विचार से, किसी भी नेशन का, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है? वेल्थ मतलब धन या दौलत, सबसे बड़ी दौलत क्या है? तो आंसर सुनो, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल, जो सबसे बड़ा धन है किसी राष्ट्र के लिए वो इसके लोग हैं। इट्स पीपल यानी राष्ट्र के लोग हैं, वही सबसे बड़ी दौलत है किसी राष्ट्र के लिए। ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, दैट ब्रेव ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स मेक अ कंट्री स्ट्रॉन्ग, वो ऐसा विश्वास करते हैं कि बहादुर, ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक देश को मजबूत बनाते हैं। पीपल हु लव फ्रीडम, करें लोग जो जिनको आजादी पसंद है, एंड जस्टिस न्याय पसंद है, आर मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड, लैंड और मनी। करें कि ऐसे लोग जिनको आजादी पसंद है, जस्टिस न्याय पसंद है, वो किससे ज्यादा कीमती हैं? उस सोने से भी ज्यादा कीमती हैं, वो पैसे से भी ज्यादा कीमती हैं, मोर वैल्यूएबल है। ठीक है, तो ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए एक बार, जो भी वर्ड इसमें आए हैं वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि मंडेला वाला चैप्टर कठिन है, डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आता। ये क्वेश्चन देख लो, सब कहानी समझ में आ जाएगा कि मंडेला के अनुसार जो सही आजादी है, जो असली आजादी है वो क्या है, ये बताना आपको। तो आंसर सुनो, देखो प्रेजेंट ने पूछा तो प्रेजेंट में ही जवाब देना है। ठीक है, मंडेला सेज, मंडेला कहते हैं, ट्रू फ्रीडम मीन्स नॉट ओनली बीइंग फ्री वन सेल्फ बट आल्सो अलाउइंग अदर्स टू बी फ्री। वो मंडेला कहते हैं कि जो असली आजादी है, इसका मतलब ये नहीं कि केवल आप खुद ही केवल आजाद हो, बल्कि आप दूसरों को भी आजादी से रहने की अनुमति देते हैं। आप भी आजाद हैं और दूसरों को भी आजाद रहने की अनुमति देते हैं, तो ये है असली आजादी, ये मंडेला के अनुसार है। इट इज लिविंग विथ रिस्पेक्ट, आजादी क्या है? सम्मान से जीना ही क्या है? आजादी है। सम्मान से जीना, इक्वालिटी बराबरी से जीना, एंड डिग्निटी, डिग्निटी मतलब आत्मसम्मान के साथ जीना ही क्या है? आजादी है।
ट्रू फ्रीडम मीन्स नो वन इज ऑप्रेस्ड। ट्रू फ्रीडम का मतलब है कि कोई शोषित नहीं है, मतलब कोई किसी का शोषण नहीं कर रहा है, कोई शोषित नहीं है, किसी को दबाया नहीं, किसी व्यक्ति को ये नहीं कि उसके साथ अन्याय करके उसको दबा दिया गया। एवरीवन एंजॉय द सेम राइट्स। असली आजादी का मतलब है कि हर कोई सेम अधिकार का क्या लेता है, मजा लेता है, एंजॉय करता है उसको। और वही जो अपार्थिड जो वहां पे व्हाइट पीपल ने एक सिस्टम बनाया था, उसमें क्या कर दिया था उन्होंने, जो ब्लैक पीपल लोग हैं उनकी कुछ, जो ब्लैक पीपल थे उनके कुछ मूलभूत अधिकार को क्या कर दिया था, उस पर रोक लगा दिया था कि आप यहाँ क्लब में नहीं आ सकते, आप रोड पे ऐसे नाच नहीं सकते, मतलब कुछ ऐसा उसको मानते हैं कि जो अपार्थिड सिस्टम था व्हाइट पीपल का, ये दुनिया का अब तक का सबसे अमानवीय सिस्टम था, मतलब अमानवता था, मनुष्य को तार तार कर दिया था कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन नेल्सन मंडेला ने अपार्थिड सिस्टम को लड़के 30 साल 27 या 30 साल तो वो जेल में रह करके उन्होंने लड़ा कि नहीं ये खत्म होना चाहिए, और लास्ट में खत्म भी होता है, और ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं साउथ अफ्रीका का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु इज द ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार बहादुर आदमी कौन है, बहादुर आदमी कौन है। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील फियर। ब्रेव आदमी वो नहीं है जो क्या नहीं महसूस करता है, डर महसूस नहीं करता है, वो बहादुर नहीं है। बट वन हु कनकर्स फियर, बल्कि वो है जो और डर पे क्या कर लेता है, जीत प्राप्त कर लेता है, उसको कनकर कर लेता है। कनकर का मतलब क्या है, जीत प्राप्त कर लेना। तो जो फियर पे क्या कर लेता है, कनकर कर लेता है, यानी जीत प्राप्त कर लेता है, वो असली बहादुर है। ये नहीं कि अपने अंदर से डर को खत्म कर दिया, नहीं, वो नहीं बहादुरी है। अ ब्रेव पर्सन स्टैंड्स फॉर ट्रूथ। बहादुर आदमी वो है जो सच्चाई के लिए खड़ा रहता है, अनजस्टिस और न्याय के लिए खड़ा रहता है, एंड फाइट्स अगेंस्ट इनजस्टिस, एंड फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस। और किसके खिलाफ लड़ाई करता है, अन्याय के खिलाफ क्या करता है, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई करता है। इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट और डेंजरस, वो तब भी लड़ाई करता है, अन्याय के खिलाफ तब तक लड़ाई करता है भले वो बहुत ही क्या हो, डिफिकल्ट हो या बहुत खतरनाक ही क्यों ना हो, फिर भी वो अन्याय के खिलाफ क्या करता है, लड़ाई करता है, वो बहादुर व्यक्ति है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब द सीन ऑफ द इनॉग्रेशन। जब ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं तो जो सेरेमनी मनाया गया है, जो इनॉग्रेशन हुआ है, समारोह हुआ है, इनका शपथ लेने का जो समारोह है, कह रहा है कि उस सीन को डिस्क्राइब करो कि कैसा सीन है, उसको डिस्क्राइब करना। तो देखिए, अच्छा नेल्सन मंडेला उसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, नेल्सन मंडेला के अनुसार बताना। तो मंडेला डिस्क्राइब्ड द इनॉग्रेशन, और मंडेला क्या करते हैं, समारोह को समारोह की व्याख्या करते हैं एज ए जॉयफुल एंड हिस्टोरिक डे, कि जो आज का समारोह है ये बहुत ही जॉयफुल है, बहुत ही आनंद की बात है, और बहुत ही ऐतिहासिक का दिन है, बहुत ऐतिहासिक दिन है आज का दिन। पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर प्रेजेंट, कहें कि सभी जात के लोग, सभी वर्ग के लोग आज क्या है, उपस्थित हैं। लीडर्स फ्रॉम मेनी कंट्रीज, बहुत सारे देशों के जो लीडर्स हैं वो भी अटेंडेंट द सेरेमनी, उन्होंने क्या किया था, अटेंड किया था उस समारोह को, उस सम्मेलन को देखने के लिए उन्होंने वहां पे अटेंड, उपस्थित थे। लगभग एग्जैक्ट नंबर में भूल गया कितने देश के नेता जो है वहां पे आकर ये देखने आते कि कैसे एक आदमी के चलते साउथ अफ्रीका जो 300 साल से, जो 300 साल से जहां पे व्हाइट पीपल का क्या था, व्हाइट पीपल का सुप्रीमेसी था, मतलब व्हाइट पीपल जो चाहते थे वही करते थे, आज उसका अंत कैसे हो रहा, ब्लैक पीपल भी कोई फर्स्ट प्रेसिडेंट बन रहा 300 साल के बाद, ये देखने के लिए इंटरनेशनल लीडर वहां पर उपस्थित थे। ही फेल्ट प्राउड, उनको बहुत गर्व महसूस हुआ, एंड हैप्पी, खुशी महसूस हुआ, बिकॉज साउथ अफ्रीका हैड बिकम अ फ्री डेमोक्रेटिक नेशन, क्योंकि साउथ अफ्रीका अब क्या बन चुका था, एक आजाद लोकतंत्र राष्ट्र बन चुका था, आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ स्ट्रगल, कई सालों के संघर्ष के बाद। तो ये हो गया चौथा नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए,
हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाई लॉज ऑफ मैन और गॉड? कहेंगे जो नेल्सन मंडेला है उनको कब तक किसी मनुष्य या किस भगवान के नियम से कोई दिक्कत नहीं था, कब तक नहीं था, ये जवाब देना, कब तक नहीं था, कब तक उन्हें परेशानी नहीं हुआ। मंडेला सेड दैट एज ए बॉय, उन्होंने कहा कि जब वो लड़के थे, बच्चे थे, ही वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड, उनको कोई दिक्कत नहीं था इंसानों के नियम से या भगवान के नियम से। जब तक वो छोटे लड़के थे तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं था। ही फेल्ट कंप्लीटली फ्री इन हिज विलेज, वो अपने गांव में पूरी तरह से आजाद महसूस करते थे। एंड लिव्ड हैप्पीली, बिल्कुल खुशी खुशी रहते थे। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, बिना किसी प्रतिबंध के, बिना कोई रुकावट के, आराम से। जब छोटे बच्चे थे तो आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। आदमियों ने क्या नियम बना दिया है, क्या सिस्टम बना दिया, अपार्थिड सिस्टम बनाया। जब ये मंडेला जी जब छोटे थे, बच्चे थे, तो इनको इस नियम से कोई दिक्कत नहीं था, या गॉड के भी नियम से कोई दिक्कत नहीं था। ही एंजॉयड नेचर, वो प्रकृति का पूरा मजा लेते थे। प्लेड विथ फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ खेलते भी थे, गांव में ही खेलते थे, अपने गांव में सब एक तरह के लोग थे। एंड हैड नो वरीज, उनको कोई चिंता भी नहीं होती थी। जब छोटे बच्चे थे तब कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बड़े हुए तो लगा कि केवल वो नहीं आजाद है, उनका पूरा अपने तरह के जितने भी लोग हैं वो सब नहीं आजाद है। फिर लड़ाई शुरू करते हैं अपार्थिड के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट ट्रू? मंडेला के अनुसार क्या सच नहीं है, क्या सच नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इट इज नॉट ट्रू, ये सच नहीं है, दैट पीपल आर बोर्न हेटिंग अदर्स, कि लोगों का जन्म हुआ क्या करने के लिए, नफरत करने के लिए। मंडेला जी बोल रहा है कि ये सच नहीं है कि लोगों का जन्म किसी से नफरत करने के लिए हुआ है। ही बिलीव्स, वो विश्वास करते हैं, दैट हेट्रेड इज टॉट बाय सोसाइटी, कि जो नफरत है, जो घृणा है ना, ये समाज के द्वारा सिखाई जाती है। इफ पीपल कैन लर्न टू हेट, और आगे बोलना है कि अगर लोग नफरत करने के लिए सीख सकते हैं, दे कैन आल्सो लर्न टू लव, तो वो प्रेम करना भी सीख सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो लव है, जो प्रेम है, वो मनुष्य के हृदय में बहुत ही सामान्य रूप से आ जाता है। किसी के अंदर प्रेम जगाना हो तो वो नफरत जगाने की तुलना में आसानी से आ जाता है। ये मंडेला के अनुसार ये बात बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या सच नहीं है, ये बात उन्होंने बोला। नेक्स्ट, हु वाज नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला कौन थे, कौन थे? व्हाई डिड ही फाइट विथ द व्हाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री? उन्होंने व्हाई डिड ही फाइट, वो उन्होंने क्यों लड़ाई लड़ा विद द व्हाइट रूलर्स, जो भी श्वेत लोग थे, शासक थे, उनसे क्यों लड़ाई किया फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए? नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर नेल्सन मंडेला का कैरेक्टर स्केच पूछेगा तब भी आप यही लिखेंगे, ठीक है। अगर नेल्सन मंडेला का क्या पूछता है, कैरेक्टर स्केच पूछता है, तब भी आप यही लिखेंगे। तो नेल्सन मंडेला क्या थे? साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। एंड अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, और एक महान क्या थे, फ्रीडम फाइटर, क्रांतिकारी थे, जो देश के लिए लड़ाई लड़ा था। ही फाइट अगेंस्ट द व्हाइट रूलर्स, उन्होंने व्हाइट शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ा। बिकॉज, क्योंकि दे ट्रीटेड ब्लैक पीपल अनफेयरली, क्योंकि वो लोग ब्लैक पीपल के साथ अन्यायता के साथ, मतलब अन्यायपूर्वक व्यवहार करते थे। अनफेयरली मतलब उनके साथ अन्याय करते थे। एंड डिनाइड, और मना करते थे, देम इक्वल राइट्स, उनको बराबर का अधिकार देने से मना करते थे। ही वांटेड इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रीडम फॉर ऑल पीपल, वो चाहते थे। वो कौन है? नेल्सन मंडेला। वो बराबरी चाहते थे, न्याय चाहते थे, और आजादी चाहते थे फॉर ऑल पीपल, सभी के लिए बराबर का न्याय, बराबर की आजादी चाहते थे। तो ये हो गया। इतना क्वेश्चन याद रखोगे, नेल्सन मंडेला से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, आंसर लिख दोगे, कुछ बना के ही लिख दोगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारा जो है, अगला चैप्टर है
2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग है। इसमें 2 कहानी है। एक है कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर कौन है, लियोम ऑफ फ्लर्टी, और एक कहानी और है ब्लैक एरोप्लेन। इसके जो वो राइटर है कौन है, एनी फ्रैंक। तो ये बहुत कम पूछता है, इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा है, लेकिन जो भी पूछा है मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूं। बस इतना इतना ही पढ़ लोगे तो इस चैप्टर का हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देखो, जो पहला चैप्टर है क्या, हिज फर्स्ट फ्लाइट। हिज फर्स्ट फ्लाइट, फर्स्ट नहीं लिखा रहा, फर्स्ट फ्लाइट। अब इसमें एक छोटे सीगल की कहानी है। अब सीगल क्या है, एक समुद्री पक्षी होता है ये, ठीक है, एक समुद्री पक्षी होता है। तो वही पूछा है कि व्हाट इज अ सीगल, एक सीगल होता क्या है, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। कहते हिज फर्स्ट फ्लाइट जो चैप्टर है ये किसके बारे में है, तो देख लो। और सीगल इज अ सी बर्ड, ये सीगल क्या होता है, एक समुद्री पक्षी होता है। दैट लिव्स नियर द सी, जो जो समुद्र के किनारे रहता है। एंड फीड्स ऑन फिश, और मछली खाता है, मतलब मछली उसका मुख्य क्या है, फूड है, मछली खा के वो जिंदा रहता है। फीड्स ऑन फिश का मतलब कि मछली खाता है। द लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट अ यंग सीगल, जो इस फर्स्ट फ्लाइट कहानी है वो यंग सीगल का कहानी है। वो इज अफ्रेड टू फ्लाई, जिसको उड़ने से डर लगता है। यंग सीगल मतलब ये बच्चा है वो, और एक बार भी उड़ा नहीं है, ठीक है। इन द एंड, करे इन द एंड, अंत में, कहानी के अंत में, ही ओवरकम्स हिज फियर, वो अपने डर पे विजय प्राप्त कर लेता है। एंड लर्न्स, और सीख जाता है, टू फ्लाई विथ करेज, साहस के साथ उड़ना सीख जाता है, ठीक है। इसमें बहुत छोटा है, अभी पूरा एक आध क्वेश्चन और है, नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ये दूसरा ये ब्लैक एरोप्लेन से है, ठीक है। एक क्वेश्चन इससे भी देख लो। अगर शॉर्ट में कहानी पूछो तो टाइम नहीं हमारे पास है कि बहुत डिटेल में जाए, क्वेश्चन देख लो, कुछ लिखना है ऐसे। हाउ डिड द पायलट ऑफ द ब्लैक aeroplane helped the pilot of the old Dakota to land safely at the airport। करे जो ब्लैक एरोप्लेन का जो पायलट था, इसने जो ओल्ड डकोटा के अंदर जो पायलट था उसको सेफली से एयरपोर्ट पे उतारने में कैसे मदद किया ये बताना, कैसे उसको मदद किया ये बताना, ठीक है। और देखो इसमें क्या है ना, कि जो राइटर है, जो नरेटर है, उसके जहाज का नाम क्या है, ओल्ड डकोटा, ओल्ड डकोटा। अब ये फ्रांस से उड़ के अब ये जा रहा है भाई साहब, इंग्लैंड जा रहा है, अपने घर जा रहा है, ठीक है, ये अपने घर जा रहा है। और जब उन्होंने फ्लाइट रात की एकदम आधी रात में, यानी 12-1 बजे इन्होंने फ्लाइट लिया है, आसमान बिल्कुल साफ रहता है, तारे चमक रहे हैं, ठीक है, और पूरब में क्या है, और ईस्ट या वेस्ट में चांद है, ठीक है, एकदम आनंद लेके जा रहे हैं। इनको ये है कि सपना देख रहे हैं खुली आंखों से कि सुबह का नाश्ता मैं अपने घर पे करूंगा, बिल्कुल आराम से जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अचानक से उनके सामने एक बड़ा सा बादल, एकदम डार्क क्लाउड आ जाता है, एकदम तूफान वाला क्लाउड आ जाता है, और जो उनका एरोप्लेन है, उनके सभी टैंक का जो इंजन है खत्म हो चुका होता है, कि इतना भी नहीं होता है कि उस बड़े पहाड़ जैसे बादल के नीचे से या ऊपर से या साइड से निकल के जा पाए। एक ही रास्ता था कि सीधे बादल में घुस करके वो जा पाए। रेडियो सब उनका चले जाते हैं, बादल में सब रेडियो खराब हो जाता है, कंपास खराब हो जाता है, सब लाइट खत्म हो जाती है। तो उसी काले बादल में एक काला उनको एरोप्लेन दूसरा दिखाई देता है। अब ये जो एरोप्लेन में का पायलट है वो इनको इशारा करता है कि चलो मेरे पीछ पे जाओ, मैं तुमको एयरपोर्ट या रनवे पे क्या कर दूंगा, उतार दूंगा। और जब ये उतरते हैं तो उतर के ऊपर देखते हैं तो पता करते हैं वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट गया कहाँ, तो पायलट भी गायब है और एरोप्लेन भी गायब है। और जो वहाँ पे रनवे पे जो लोग हैं जो देखते हैं कि कौन सा जहाज उतरा कौन सा उड़ा, वो कहते हैं कि आसमान में केवल आपका इकलौता ही जहाज था, दूसरा था ही नहीं। तो ये चमत्कार था। तो यहीं पे कहानी ऐसे दैवी वाली कोई कहानी है, देख लो क्या है। द पायलट ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन गाइडेड द ओल्ड डकोटा, जो पायलट है ब्लैक एरोप्लेन का, उन्होंने ओल्ड डकोटा को क्या किया, गाइड किया, मतलब मार्गदर्शक किया थ्रू द स्टॉर्म एंड क्लाउड्स, वो तूफानी रात में और जो काले बादल थे उसमें उसकी मदद किया, उसको मार्गदर्शक रास्ता दिखा।
ही शोड हिम, उसने उसे दिखाया द वे टू द रनवे। रनवे होता है जहाँ पे एरोप्लेन लैंड करती हैं या फ्लाई करती हैं, ठीक है, एयरपोर्ट बोलते हैं इसको, एयरपोर्ट के सामने बना होता है सड़क जैसा। द डकोटा पायलट फॉलोड हिम, और जो डकोटा का जो पायलट है, वो जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट है उसको फॉलो करता है, एंड लैंडेड सेफली, और सुरक्षित रूप से वो लैंड कर जाता है यानी उतर जाता है। व्हेन ही लुक्ड फॉर द ब्लैक एरोप्लेन, जब वो ब्लैक एरोप्लेन के लिए देखता है, ही हैड इट हैड डिसअपीयर्ड, ये क्या हो चुका होता है, वो गायब हो चुका होता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है, ठीक है। वो मतलब ऐसा कुछ है कि दैवी है, चमत्कार है, ठीक है, भगवान है, क्या है, भूत है, परे तक देख लेना क्या है। तो ये तीसरे चैप्टर से बस यही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट बहुत कम पूछा, एनी फ्रैंक से बहुत ज्यादा पूछा। ये चौथा चैप्टर है आपका, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक का ये अपने खुद का लिखा हुआ है, उनकी डायरी से ये लिया गया है। बहुत ही सवाल इससे पूछता है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लो। व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, और एनी फ्रैंक को एक डायरी क्यों रखना पड़ा, मेंटेन क्यों करना पड़ा? आंसर क्या है, एनी फ्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी, एनी फ्रैंक ने डायरी मेंटेन किया बिकॉज सी फेल्ट लोनली, क्योंकि वो क्या महसूस करती थी, अकेलापन महसूस करती थी, एंड आर नो ट्रू फ्रेंड, और उसका कोई सच्चा दोस्त नहीं था, टू शेयर हर थॉट्स, ताकि वो अपना क्या कर सके, विचारों को शेयर कर सके, बात कर सके, ऐसा कोई दोस्त नहीं था। शी वॉन्टेड समवन टू लिसन टू हर फीलिंग्स, वो चाहती थी कि कोई उसकी फीलिंग को सुने। सो ही ट्रीटेड हर डायरी एज अ बेस्ट फ्रेंड, इसलिए उसने अपने डायरी को क्या बना लिया, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया। एंड नेम्ड इट, और उसका नाम भी रखा क्या, किटी, किटी नाम रखा। ये एमसीक्यू में पूछता है बहुत ज्यादा, किटी नाम रखना, कि जो एनी फ्रैंक है उसने अपने डायरी का जो नाम रखा था, क्या रखा था, किटी रखा था, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, एनी फ्रैंक क्यों सोचती है कि जो पेपर में जो धैर्य होता है वो लोगों से ज्यादा होता है, क्यों ऐसा सोचती है? धैर्य समझते हो ना, कि बर्दाश्त करने की क्षमता पेपर में क्या थी, कागज में ज्यादा होता है मनुष्यों की तुलना में। तो ऐसा क्यों कहती है, ये आंसर देना, प्रेजेंट में सब आंसर देंगे, पास्ट में दिया। एनी फ्रैंक बिलीव्ड, और एनी फ्रैंक जो है और विश्वास करती थी दैट की, अच्छा, दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज में जो होता है ना वो लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। पेशेंस मतलब धैर्य, पेशेंस मतलब क्या हो गया, धैर्य होता है। बिकॉज, क्योंकि पेपर डज नॉट इंटरप्ट, जज और गेट एंग्री, क्योंकि जो कागज है ना, आप कागज में लिख के उससे बात करोगे तो वो आपको रोकेगा नहीं, वो आपको गलत या सही जज नहीं करेगा, और वो आपसे नाराज भी नहीं होगा। तो इसलिए वो कहती है कि ज्यादा पेशेंस होता है पेपर में मनुष्य की तुलना में। सी कुड राइट फ्रीली इन हर डायरी, वो बिल्कुल आजादी से डायरी में जो फीलिंग चाहे वो लिख सकती है, ऐसा उसका मानना था। पेपर ऑलवेज लिसन्स क्वाइटली, पेपर हमेशा चुपचाप सुनते हैं, अनलाइक पीपल, जो लोग नहीं सुनते हैं, ठीक है। हु मे नॉट, अनलाइक पीपल, लोग तरह नहीं, हु मे नॉट अंडरस्टैंड हर फीलिंग्स, जो उसके फीलिंग को नहीं समझते हैं, ठीक है। लोग उसके फीलिंग को नहीं समझते हैं, लेकिन जो पेपर है चुपचाप उसकी बातों को सुनते हैं, इसलिए वो सारी कहानी अपनी जिंदगी की उसी में लिख देती है, डायरी में लिख देती है। क्योंकि उसको माना था कि 13 साल की वो रहती है, 13 साल की एनी फ्रैंक ने डायरी लिखा तो दुनिया भर में फेमस हो गया। अब 13 ईयर्स ओल्ड है ये, तो इसका यही माना था कि मैं डायरी में लिखूंगा तो इसको दुनिया के लोग थोड़े पढ़ेंगे, 13 साल की लड़की पे कौन विश्वास करेगा, जो लिख रही है वो सही है, लेकिन लिखती है, लेकिन इतना फेमस हो गया आज कि दुनिया भर में इसी कहानी पढ़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डिड ऑथर्स बर्थडे पास इन द समर ऑफ 1941, कह कि जो ऑथर है यानी जो एनी फ्रैंक है, इसका जो समर का वैकेशन है 1941 वाला, वो कैसे बीता ये बताना। तो एनी फ्रैंक्स बर्थडे, अच्छा बर्थडे, समर का जो बर्थडे था वो कैसे बीता। एनी फ्रैंक्स बर्थडे इन द समर ऑफ 1941 वाज जॉयफुल, करेक्ट। 1941 का जो बर्थडे था वो बहुत खुशहाल था, बहुत आनंदमय था। सी रिसीव्ड मेनी गिफ्ट्स, उसने बहुत सारे क्या किए, गिफ्ट रिसीव किए, प्राप्त किए, फ्रॉम हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, किससे,
अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, इंक्लूडिंग बुक्स। और उसको बर्थडे में क्या मिला? बुक्स भी मिला, एंड हर डायरी, और उसको अपना डायरी भी मिला उसी बर्थ, मतलब 1947 वाले बर्थडे में उसको डायरी मिला था, जिसको वो लिख के दुनिया भर में आज फेमस कर चुके हैं। सी एट अ पार्टी, और उसने पार्टी एक रखा था एट स्कूल, स्कूल पार्टी रखा था, एंड एंजॉयड, और मजे किए थे द डे हैप्पीली विद अ क्लासमेट्स एंड टीचर्स। अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ उसने पूरा क्या किया था? मजे किए थे। तो ये हो गया कि 1941 का बर्थडे कैसे बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एनी फ्रैंक ने अपने डायरी में अपने पिता के लिए और अपने दादी के लिए क्या लिखा है, ये बताइए। तो एनी फ्रैंक लव्ड हर फादर वेरी मच। एनी फ्रैंक अपने पिता से बहुत प्रेम करती थी, ये बात उसने लिखा। एंड कॉल्ड हिम द मोस्ट लवेबल फादर, और उनको क्या बोला? सबसे ज्यादा प्यारे पिता, पापा उनको बोला कि दुनिया के सबसे अच्छे पापा आए मेरे पापा, ठीक है। सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर डीपली, वो अपनी दादी माँ से बहुत बहुत ज्यादा प्रेम करती थी। सी वॉज वेरी सैड वेन हर ग्रैंड मदर डाइड, वो बहुत दुखी हुई थी जब उसकी दादी मर गई थी। एंड मिस्ड हर अ लॉट, और उसको बहुत ज्यादा वो मिस करती थी। एज हर ग्रैंड मदर केयर्ड फॉर हर ग्रेटली, क्यों उसको बहुत ज्यादा प्रेम क्यों करती थी? कि उसकी दादी माँ जो थी उसकी बहुत केयर, बहुत ध्यान रखती थी। तो जब उनकी मृत्यु हो गया तो बहुत दुखी हुई, बहुत परेशान हुई, उनको बहुत मिस करती थी। तो ये कहानी आप बना कर लिख देंगे। वॉज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन थी? वेयर डिड सी राइट अ डायरी, और उसने डायरी कहाँ पर लिखा? एनी फ्रैंक वॉज ए ज्यूविश जर्मन गर्ल, ये एक यहूदी जर्मन लड़की थी। एंड ए राइटर, और एक राइटर भी थी, ठीक है। सी रोट अ डायरी, उसने एक डायरी लिखा था। वाइल हाइडिंग इन सीक्रेट रूम इन आम्स्टर्डम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था तो वो आम्स्टर्डम में सीक्रेट रूम में छुपी हुई थी, और छुपे उसी रूम में छुपे छुपे उसने डायरी लिखा था सारा, ठीक है। उससे सभी परिवार के लोग मर जाते हैं, वो खुद ही मर जाती है बहुत कम उम्र में। बस उसके पिताजी बच जाते हैं, जो उसकी डायरी को एक पत्रिका में प्रकाशित करते हैं, और वो बहुत फेमस होता है, फिर पूरी किताब छप जाती है। सी रिकॉर्डेड हर डेली लाइफ, उसने डायरी में अपने डेली लाइफ को रिकॉर्ड किया था। फियर्स, अपने डर को उसमें लिखा था। होप्स, उम्मीदों को लिखा था। एंड थॉट्स, और विचारों को लिखा था। वाइल हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज, नाजियों से छुप करके। जो नाजीज है ना, ये हिटलर के लोग हैं जो यहूदियों को ढूंढ के मार रहे थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कहानी है एनी फ्रैंक का, बहुत ही इमोशनल कहानी है। जो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे किताब में तो अब देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ग्लिम्स, अगला जो चैप्टर हमारा प्रोज का हुआ है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। इसमें हमारा 3 चैप्टर है। एक है अ बेकरी फ्रॉम, बेकरी नहीं बेकर है, ठीक है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसके जो राइटर है लूसियो रॉड्रिज। दूसरा है कुर्ग, कुर्ग की जो राइटर है लोकेश एब्रॉल। राइटर इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि राइटर एमसीक्यू में पूछता है, तो इसको हल्के में मत लेना, और नाम भी याद रखना। टी फ्रॉम असम, इसकी राइटर कौन है? अरुण कुमार दत्त। तो ये लूसियो, लोकेश, अरूप, नाम याद रखेंगे। बेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग, और टी फ्रॉम असम से। बहुत कम क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में, तो बस 2-4 है, देख लो। हाउ डू द पीपल ऑफ कुर्ग डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, कि जो कुर्ग के लोग हैं, जो कुर्ग के लोग हैं, वो जो हिंदू, पूरे भारत में जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनसे अलग कैसे हैं, ये बताना है, अलग कैसे। द पीपल ऑफ कुर्ग, अब कुर्ग क्या, कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है, डिस्ट्रिक्ट है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कुर्ग के लोग हैं वो जो मेन स्ट्रीम हिंदू लोग हैं उनसे अलग अलग हैं। इन देयर कस्टम्स, अपने रीति रिवाज में, एंड ट्रेडिशन, अपने परंपराओं में क्या है वो अलग है, मतलब उनकी अलग परंपरा है, देख के लगे नहीं कि ये हिंदू धर्म के लोग हैं, वो अपना धर्म कुछ अलग ही है उनका। दे दे आर ब्रेव, वो बहादुर होते हैं। इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। एंड फॉलो देयर ओन कल्चर, और अपने कल्चर को क्या करते हैं वो अनुसरण करते हैं। मेनी कुर्गी पीपल बिलीव
बहुत कुर्गी लोग ऐसा मानते हैं, बिलीव करते हैं, दे आर ऑफ ग्रीक और अरब ओरिजिन, कि लोग कहाँ से आए हैं, वो अरब से आए हैं या ग्रीक से आए हैं। तो उनका पहनावा भी, रीति रिवाज, रहना भी कैसा है, अरब के लोगों जैसा है, ग्रीक के लोगों जैसा है। एंड हैव अ यूनिक लाइफ स्टाइल, और उनका मानना है कि उनका जो लाइफ स्टाइल है बाकी हिंदू धर्म के लोगों से क्या है, अलग है। तो ये आप आंसर में लिख देंगे। विच एरिया इज इनहेबिटेड बाय ए प्राउड मार्शियल रेस एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, ये भी कुर्ग से ही है। कि पूछ रहा है कि और विच एरिया, कौन सा एरिया है, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे मार्शल आर्ट वाले लोग रहते हैं और बहुत जंगली जीव वहां पे रहते हैं और प्राउड फील करते हैं, वो कौन सा जगह है। तो द हिली रीजन ऑफ कुर्ग, कुर्ग का जो पहाड़ी इलाका है, इज इनहेबिटेड, वो निवास है किसका, प्राउड मार्शियल रेस, जो जो कुर्गी लोग हैं वो बहुत मार्शल आर्ट में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। वो कहाँ रहते हैं, पहाड़ी इलाका में रहते हैं। एंड मेनी वाइल्ड क्रीचर्स, और बहुत जंगली जानवर जो है वाइल्ड इलाके में, जंगली इलाकों में मिलते हैं वहां। द फॉरेस्ट्स आर होम टू एनिमल्स, जो जंगल है पहाड़ में, वो किसका घर है, जानवरों का घर है। कौन कौन से जानवर, जैसे एलिफेंट्स बहुत ज्यादा हैं, मंकीज बहुत ज्यादा हैं, बर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, स्क्वायरल, गिलहरी, बहुत तरह के जानवर वहां पे है। द कुर्गी पीपल आर ब्रेव वॉरियर्स, जो कुर्गी लोग होते हैं ये बहुत क्या होते हैं, बहादुर योद्धा होते हैं। एंड आर नोन फॉर देयर करेज, और वो जाने जाते हैं किसके लिए, अपने साहस के लिए। एंड मिलिट्री ट्रेडिशंस, और अपने जो मिलिट्री का उनका परंपरा है वो बहुत सुंदर है, उसके लिए वो जाने जाते हैं, ठीक है। इसी में कुर्ग में ही कोई है जो जनरल, मिलिट्री की जनरल है, और करियप्पा करके ऐसे उनका नाम है, ठीक है, जो थोड़ा सा बच्चों को फनी लगता है, मुझे भी लगता है, किसी को भी लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, कुर्ग किसके लिए फेमस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशन, कुर्ग फेमस है किसके लिए, अपने कॉफी प्लांटेशन के लिए, ये बहुत फेमस है। प्लांटेशन मतलब होता है क्या, वृक्षारोपण, ठीक है, ये पौधारोपण बोल सकते हैं। और किसके लिए, ब्यूटीफुल ग्रीन हिल्स, और हरे भरे जंगलों से भरा जो पहाड़ है, सुंदर पहाड़ है, उसके लिए बहुत फेमस है। फॉरेस्ट, जो जंगल है हरे भरे, उससे फेमस है। एंड वाइल्ड लाइफ, जंगली जो जीवन है ना, बहुत ही बेहतरीन है, हर तरह के जानवर, पक्षी आपको वहां देखने को मिलेंगे। इट इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्रेव सोल्जर्स, इसको अपने बहादुर सैनिकों की वजह से भी जाना जाता है। और रिच कल्चर, वहाँ का कल्चर बहुत ही क्या है, रिच है, समृद्ध है। अनप्लेजेंट क्लाइमेट, और जो वहाँ का क्लाइमेट है वो बहुत ही क्या प्लेजेंट है, बहुत सुनहरा वहाँ पे। ब्यूटीफुल सीन, पहाड़ी इलाका है, बहुत सुंदर। वहाँ पे आप लोग जो टूरिस्ट होते हैं वो घूमने आते हैं वहाँ, बहुत मजे करते हैं। यू कैन आल्सो गो आफ्टर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बाद आप भी जा सकते हैं, कहाँ पे, कुर्ग में। कल्चर देख के आपको लगेगा जैसे कि आप दूसरे देश में आ गए हैं, जैसे आप साउथ अफ्रीका में आ गए हैं, ऐसा फील होगा आपको। टूरिस्ट विजिट कुर्ग, जो टूरिस्ट हैं जो घूमने आते हैं वो कुर्ग में विजिट करते हैं, वहां जाते हैं। फॉर ट्रेकिंग, ट्रेकिंग के लिए, रिवर राफ्टिंग के लिए, एंड एंजॉइंग नेचर, और जो प्रकृति का जो सुंदरता है उसको एंजॉय करने के लिए वहां पे जाते हैं। ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग क्या है, ये और नदियों में खेले जाने वाले गेम है, नाव से। ये तो नाव चप्पू मारते हैं ना, ऐसे चप्पू मार करके आगे निकल जाते हैं ऐसे करके, तो ये राफ्टिंग हो गया। और ट्रैकिंग हो गया, जो मुझे लगता है कि जो जंगलों में जो झूला होता है ना, रस्सियों वाला झूला, उसको ट्रैकिंग बोलना। या जो पहाड़ों पे चढ़ने वाला जो स्पोर्ट होता है वो है। तो ये सब करने के लिए लोग वहां पे टूरिस्ट आते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द टी फ्रॉम असम, तो टी फ्रॉम असम के बारे में जो राइटर है वो क्या कहता है, ये बताना है। द राइटर सेज, राइटर कहता है दैट द टी फ्रॉम असम इज वेरी फेमस, जो असम का टी है दुनिया भर में फेमस है। एंड लाइक्ड बाय पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, और दुनिया भर में लोगों के द्वारा पसंद किया जाता है। इट इज ग्रोन इन लार्ज प्लांटेशन, मतलब टी यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाती है। एज ए स्ट्रॉन्ग एंड रिच टेस्ट, और इसका बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, इसका बहुत बढ़िया टेस्ट होता है।
टी इज एन इम्पोर्टेंट ड्रिंक। जो टी है बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, ड्रिंक है, पेय पदार्थ है। एंड अ मेजर इंडस्ट्री इन असम, और असम में क्या है, ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है, ठीक है। टी की खेती बहुत ज्यादा होती है असम में, तो इसको चाय का देश भी कहते हैं, टी कंट्री भी कहते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया में से फेमस। एक और है, आखिरी है, व्हाट डज द राइटर से अबाउट कुर्ग एंड इट्स पीपल। जो राइटर है वो कुर्ग के बारे में और कुर्ग के लोगों के बारे में क्या कहता है ये बताना। द राइटर सेज दैट कुर्ग इज ए ब्यूटीफुल एंड पीसफुल प्लेस। वो कहता है कि जो कुर्ग है ये बहुत ही सुंदर और शांति वाला प्लेस है, विथ मिस्टी हिल्स, और जहाँ पे पहाड़ है वहाँ मिस्टी का मतलब है कि पहाड़ से झरने गिर रहे हैं तो नमी है, ठीक है। एंड ग्रीन फॉरेस्ट, और सदाबहार वहाँ पे क्या है, जंगल है, उसके लिए बहुत सुंदर दृश्य है। द पीपल आर फ्रेंडली, वहाँ के लोग बहुत ही मित्रवत हैं, ब्रेव हैं, बहादुर हैं, एंड प्राउड ऑफ देयर कल्चर, और उनको अपने कल्चर पे बहुत गर्व है। ऐसे लोग कुर्ग के लोग के बारे में बता रहे हैं। दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, उनको अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है, मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी को बहुत बढ़िया करते हैं। यानी आप मेहमान बन के जाएंगे तो ऐसा आपको नवाजेंगे, ऐसा आपका सत्कार करेंगे, सेवा सत्कार किया, आपको लगेगा कि यू आर इन हेवन, कि आप स्वर्ग में आ चुके हैं। परियां आकर के आप, मैंने परियां बोला, ठीक है, एंजल्स आकर के वो लोग क्या कर रहे हैं, आपका सेवा सत्कार कर रहे हैं एकदम मजे से, और आप बिल्कुल इंद्र भगवान की तरह जो भी है जस्ट एंजॉय। तो ये हो गया कि कुर्ग के लोग के बारे में, और कुर्ग के बारे में ये कहानी है। नेक्स्ट चैप्टर है मैडम राइड्स द बस। ये वल्ली की कहानी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा है, बहुत लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी देख लो। इससे जो राइटर है कौन है, वल्लिकानंद, डी यहाँ पे छोड़िए, वल्लिकानंद। हाउ डिड वल्ली सेव मनी फ्रॉम द बस टिकट, फॉर द बस टिकट, बस के टिकट के लिए वल्ली पैसा कैसे सेव करती है, कैसे बचाती है। वल्ली सेव्ड मनी, वल्ली कौन है, कितने साल की है, 8 years ओल्ड गर्ल है ये, 8 years ओल्ड गर्ल। 8 साल की बच्ची अकेले सफर पे निकल जाती है, अनजान बस में चढ़ जाती है, और कैसे दुनिया को समझती है, क्या उसका विचार है, उसके बारे में कहानी है। वल्ली सेव्ड मनी बाय नॉट स्पेंडिंग ऑन स्वीट्स एंड टॉयज। अब 8 साल की बच्ची है और ये पैसा बचाती है क्या करके, पैसे को मिठाई खरीदने में बर्बाद नहीं करती है, और खिलौने नहीं करती है, उस मतलब खिलौने के लिए, मिठाई के लिए जो भी पैसा उसको मिलता है वो सब बचा के रखती है। सी कंट्रोल्ड हर डिजायर्स, वो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करती है। अनकलेक्टेड स्मॉल कॉइन्स फॉर मेनी मंथ्स, और कई महीने से वो छोटे छोटे कॉइन सिक्के इकट्ठा करती है, उसने इकट्ठा किया। एंड सी वॉज डिटर्मिन टू राइड द बस, और बिल्कुल वो निश्चय कर लिया तो उसने कि मुझे बस पे चढ़ना है। सो सी केयरफुली सेव्ड एवरी कॉइन फॉर द नेक्स्ट टिकट, और फॉर द टिकट, और इसलिए उसने बड़ी सावधानी से पूरा प्लान करके क्या किया था, टिकट के लिए कॉइन, एक एक कॉइन इकट्ठा किया था, सेव किया था, बचाया था। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कि कैसे पैसा बचाया उसने। अगला क्वेश्चन देखिए, डू यू थिंक वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट राइड, गिव एग्जांपल्स फॉर द फ्रॉम द लेसन। करेक्ट, क्या आपको लगता है कि वल्ली ने अपना जो फर्स्ट जो उसकी यात्रा है उसको उसने एंजॉय किया, कह रहा कि लेसन से एग्जांपल लेके समझाइए, तो समझिए। यस, उसने एंजॉय किया। वल्ली एंजॉयड हर फर्स्ट बस राइड वेरी मच, उसने अपने फर्स्ट पहला बस का जो सवारी था उसको बहुत एंजॉय किया। सी लुक्ड आउटसाइड विथ एक्साइटमेंट, बहुत ही उत्तेजित होकर के वो बस से बाहर देखती थी, उसने देखा। एंड सॉ ग्रीन फील्ड्स, और क्या देखा, और हरे भरे खेत देखे, माउंटेन्स पहाड़ देखे, एंड पीपल लोगों को देखा। सी लॉफ्ड एट द फनी कंडक्टर, उस बस का कंडक्टर बहुत फनी था तो उस पे उसने बहुत हंसा, दोनों ने बहुत मस्ती वाली बातें किया। एंड फेल्ट प्राउड, और उसने जो वल्ली है उसने प्राउड भी महसूस किया। सिटिंग लाइक अ ग्रोन अप ड्यूरिंग द जर्नी, जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान बिल्कुल सीट पे अपने कैसे बैठी हुई थी, जैसे कोई ग्रोन अप है, बिल्कुल वयस्क व्यक्ति है वैसे। कंडक्टर उसको छोटी बच्ची बोला तो वो नाराज हो गई,
कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, तो फिर उसको मैडम कहने लगा। तो वही कहानी बन गया कि मैडम राइड्स द बस ऐसे करके। 8 साल की बच्ची की कहानी है। तो ये हो गया कि उसने कैसे एन्जॉय किया, ठीक है? कंडक्टर के साथ उसने मस्ती किया, हँसी-मज़ाक किया, पहाड़ देखा, हरे-भरे खेत देखे, लोगों को देखा और वो देखने के चक्कर में उस सीट पे लोग नॉर्मली बैठते हैं, वो सीट पे खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि बैठी थी तो विंडो से बाहर दिख नहीं रहा था। तो वो खड़ी होके अपनी सीट पे बाहर देख रही थी। उसके लिए बस में बैठे लोगों ने उसको बुरा-भला भी बोला, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल मैडम बन के अपनी ग्रोन अप लग रही थी। अब यहाँ पे वल्ली का कैरेक्टर स्केच देना कि वल्ली के बारे में क्या करो। जो मैडम राइड्स द बस है, इसका जो मेन कैरेक्टर है वल्ली, इसका चरित्र चित्रण करिए। तो देखिए, वल्ली वाज़ अ क्यूरियस, ब्रेव एंड इंटरेस्टिंग और इंटेलिजेंट गर्ल। वल्ली एक जिज्ञासु, बहादुर और बुद्धिमान लड़की थी। शी वाज़ डिटरमिन्ड, वो बहुत दृढ़ निश्चयी थी एंड प्लान हर जर्नी केयरफुली, और अपनी यात्रा को उसने बहुत सावधानी से प्लान किया था, एग्जीक्यूट किया था कि कितने बजे बस आती है, कितना देर में वापस आ जाती है, कितना किराया लगता है, भाड़ा कितना लगता है। पूरा उसने बड़ी बारीकी से पूरा प्लान किया था। बिना अपनी मम्मी को बताए अकेले निकल जाती है। एक 8 साल की बच्ची अनजान बस में चढ़ती है और दूर कस्बे से पूरा यात्रा करके फिर से वापस आ जाती है। पूरा प्लानिंग ये खुद ही करती है अपने आप से। किसी को कानो-कान, पड़ोसी तक को कानो-कान खबर नहीं होती है कि ये वल्ली गई कहाँ थी। तो इतना बुद्धिमान थी, ठीक है? शी वाज़ पोलाइट, वो बहुत विनम्र थी, बट कॉन्फिडेंट, लेकिन उसमें आत्मविश्वास था। एंड लव्ड ऑब्जर्विंग पीपल एंड नेचर, और उसको बहुत पसंद था क्या? लोगों को देखना, अलग-अलग मतलब तरह-तरह के फेसेस, चेहरे को देखना और प्रकृति को देखना उसे पसंद था। शी वाज़ इंडिपेंडेंट, वो बिल्कुल स्वतंत्र थी एंड वांटेड टू एक्सपीरियंस द वर्ल्ड ऑन हर ओन, और दुनिया कैसी है, वो अपने आप से क्या करना चाहती थी? अनुभव करना चाहती थी, और उसी अनुभव के लिए, उसी एक्सपीरियंस के लिए वो बिना घर बताए किसी से जो पैसा बचा के रखती है, उससे यात्रा पे निकल जाती है। तो बहुत ही सुनहरा उसकी यात्रा भी है, कहानी भी है, मज़ेदार है। डिटेल में हम नहीं जाएँगे क्योंकि हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन केवल देखने हैं, पूरा रिवीजन करना है, केवल हम रिवीजन कर रहे हैं। हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड? फिर वही कहानी कि वली ने अपना बस राइड के लिए क्या-क्या प्लानिंग किया, उस प्लानिंग को बताइए। तो देखिए क्या-क्या प्लानिंग किया उसने। वली लिस्टेंड टू पैसेंजर्स, वली ने जो पैसेंजर, जो यात्री बस से उतरते थे, उनकी बातों को सुना। एंड लर्नड अबाउट द बस रूट एंड टाइमिंग, और जो बस का रास्ता है उसका पता लगा और बस के टाइमिंग का पता लगा। शी फाउंड आउट द फेयर एंड सेव्ड मनी, उसने पता लगा कि कितना फेयर है, फेयर मतलब किराया है, फेयर मतलब कितना किराया है, किराया पता लगा एंड सेव्ड मनी, अपना पैसा बचाया। शी वेटेड फॉर राइट डे, वो मतलब सही दिन का उसने इंतजार किया। व्हेन हर मदर वाज बिजी, जब उसकी माँ क्या थी, बिजी हो गई, मतलब दोपहर में उसके सोने का टाइम था कि 2 घंटा सोएगी, उसी 2 घंटा में उसने प्लानिंग किया कि जाएंगे, घूम के चले आएंगे मम्मी के जगने के पहले। एंड देन शी सीक्रेटली बोर्डेड द बस अलोन, और वो फिर वो मतलब सीक्रेटली, कोई जाने नहीं, वो बस के लिए अकेले निकल पड़ती है। तो ये हो गया उसका प्लानिंग। व्हाट डिड वल्ली डू आफ्टर शी गॉट इनटू द बस? जब वल्ली बस में चढ़ गई तो उसने क्या किया, ये पूछा। आफ्टर गेटिंग इनटू द बस, बस में चढ़ने के बाद वल्ली पेड द कंडक्टर, वल्ली ने अपना किराया कंडक्टर को दिया एंड सैट नियर द विंडो, और विंडो के बगल में बैठ गई। शी रिफ्यूज्ड हेल्प एंड बिहेव्ड लाइक एन एडल्ट, उसने कंडक्टर के द्वारा दी गई मदद को क्या कर दिया, रिफ्यूज, मना कर दिया। एंड बिहेव्ड लाइक एन एडल्ट, और बिल्कुल वयस्क की तरह उसने व्यवहार किया कि हम छोटे बच्चे नहीं हैं, हम वयस्क हैं, हम समझदार हैं। सी वॉच्ड द सीनरी, उसने दृश्य को देखा। टॉक्ड टू द कंडक्टर, कंडक्टर से बात किया। एंड एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ आवर फर्स्ट बस राइड, और अपने फर्स्ट बस यात्रा को पूरी तरह से हर मोमेंट को क्या किया, एंजॉय किया। ठीक है, वो गाय वाली घटना हो सकता है उसका आए कोई क्वेश्चन, किधर से जाती है तो बस रोड पे जो आके बस के सामने कूद रही है, इधर उधर पूंछ उठा के भाग रही है,
तो उधर से आती है तो वही वही गाय सड़क के किनारे मरी पड़ी है, तो उससे वो दुखी हो जाती है। ठीक है, तो उसी कहानी हो सकता है क्वेश्चन हो या ना हो। देखिए क्या, हाउ डिड द बस कंडक्टर रिसीव वल्ली? बस कंडक्टर ने वल्ली को कैसे रिसीव किया? रिसीव किया मतलब उसको बस पे कैसे चढ़ाया, ये पूछा। द बस कंडक्टर वॉज काइंड, वो बहुत दयालु था, एंड फ्रेंडली टू वल्ली, और वल्ली से बहुत मित्रों था। ही कॉल्ड हर मैडम, जोकिंगली, मजाकी तौर पे उसने वल्ली को क्या बोला था? मैडम बोला था। एंड हेल्प्ड हर, और उसकी मदद किया था। ही वॉज अम्यूज्ड बाय हर कॉन्फिडेंस, वो जो कंडक्टर है वो वल्ली के कॉन्फिडेंस से बहुत क्या हो गया था, बहुत खुश हुआ था। एंड ट्रीटेड हर विथ रिस्पेक्ट, और उसका सम्मान से क्या किया था, व्यवहार उसके साथ किया था। मेकिंग हर जर्नी प्लेजेंट, ताकि उसका जो यात्रा है वो क्या हो, बहुत ही प्लेजेंट हो, बहुत सुहावना हो, मजेदार हो। एंड एंजॉयबल, आनंदमय हो, इसके लिए अच्छे से व्यवहार किया था, सम्मान से बात किया था। जैसा वल्ली का मूड था उसी मूड के अनुसार कंडक्टर भी अपना मूड चेंज कर लेता था। चलिए अगला, अगला चैप्टर हमारा है प्रोज का आखिरी चैप्टर है, द सरमन एट बनारस, जो बनारस में बुद्ध का जो पहला स्पीच है। सरमन मतलब स्पीच, उपदेश, ये कहानी है। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड किस्सा गौतमी गेट सो मच ग्रीफ? किस्सा जो गौतमी है उसको बहुत दुख तकलीफ क्यों हुआ था? व्हाई डिड सी लर्न, व्हाट डिड सी लर्न इन द एंड, और कहानी के अंत में उसने क्या सीखा? कहानी के अंत में उसने क्या सीखा, ये पूछा। किस्सा गौतमी गॉट ग्रेट ग्रीफ, किस्सा गौतमी को बहुत ज्यादा दुख हुआ, मिला, बिकॉज, क्योंकि, और ओनली सन डाइड, उसका जो इकलौता लड़का था मर गया था। सी लव्ड हिम डीपली, उसे बहुत डीपली गहराई से प्रेम करती थी। एंड कुड नॉट एक्सेप्ट हिज डेथ, इतना उससे प्रेम करती थी कि वो मर गया, उसको विश्वास नहीं हो रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वो मर गया। इन द एंड, कहानी के अंत में, सी लर्न दैट डेथ इज नेचुरल, उसने सीख लिया कि जो मृत्यु है वो क्या है, नेचुरल है। एंड एवरीवन मस्ट डाई, और हर किसी को मरना पड़ेगा, वन डे, एक दिन। सो वी शुड एक्सेप्ट इट कॉमली, इसलिए हमें इसको बहुत शांति से एक्सेप्ट, स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने लास्ट में सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट नीड किस्सा गौतमी लर्न अबाउट डेथ? तो ये है कि वही कहानी मिलता जुलता है कि मृत्यु के बारे में किस्सा गौतमी ने क्या सीखा, सेम वही है, थोड़ा सा तरीका अलग होगा। किस्सा गौतमी लर्न दैट डेथ इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ, कि डेथ जो है, मृत्यु क्या है, वो सार्वभौमिक सत्य है। एंड नो वन कैन एस्केप इट, और कोई इससे बच नहीं सकता है। एवरी फैमिली हैज एक्सपीरियंस्ड डेथ, हर परिवार ने मौत का अनुभव किया है, हर परिवार में कोई ना कोई मरा है। लाइफ इज टेम्पररी, जो लाइफ है वो क्या है, अस्थायी है। एंड वी शुड नॉट बी टू अटैच्ड टू लव्ड वंस, और जिनसे भी हम प्रेम करते हैं, जो भी हमारे फैमिली के लोग हैं, कह रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा उनसे अटैच नहीं होना चाहिए। ऐसा मतलब बहुत ज्यादा अटैच हो जाएंगे तो फिर अगर उनको कुछ होगा बाय चांस, तो फिर हम जिंदगी भर उन वही चीजें हमारे दिमाग में चलेंगी, और उसी के चक्कर में हम अपना जिंदगी जीना भूल जाएंगे। तो ये बहुत गहरी बात है। अभी आपको ये सब से मतलब नहीं है, आपको मतलब है कि बोर्ड एग्जाम में बढ़िया नंबर लेके आए। ठीक है, बिकॉज सेपरेशन इज पार्ट ऑफ लाइफ। करेक्ट, किसी भी, कोई भी कितना भी क्लोज है, उससे बहुत गहरा अटैचमेंट नहीं लगाना है, क्योंकि जो सेपरेशन है ना, ये जिंदगी का हिस्सा है। कोई आपका कितना भी प्रिय रहे, उसको डेथ तो आना ही है, उसको मृत्यु तो आना ही है, कभी ना कभी उसको आपसे बिछड़ना ही है। तो ये बात है यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गौतम बुद्ध कन्विंस किस्सा गौतमी दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल? कैसे गौतम बुद्ध ने किस्सा गौतमी को मना लिया कि जो मृत्यु है वो क्या है, इससे बचा नहीं जा सकता। ठीक है, बुद्ध आस्क्ड किस्सा गौतमी टू ब्रिंग मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम ए हाउस वेयर नो वन हैड डाइड। जब किस्सा गौतमी अपने बच्चे को लेके जाती है बुद्ध के पास, कोई कहता है कि बुद्ध के पास जाइए, वो आपके बच्चे को जिंदा कर सकते हैं, तो बुद्ध
किस्सा गौतमी से कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि आप जाइए किसी ऐसे घर से और एक मुट्ठी सरसों के दाने लाइए जहाँ पे कभी कोई मरा ना हो, ठीक है। देन सी अंडरस्टूड, फिर वो जाती है घर घर, हर घर में जाती है, हर घर में कोई ना कोई मरा ही होता है, तो अंत में वो वापस आती है। और देन सी अंडरस्टूड, फिर वो समझ गई दैट डेथ कम्स टू एवरी फैमिली, जो मृत्यु है वो हर परिवार में किसी न किसी को आती रहती है। दिस मेड हर रियलाइज, ये इससे उनको रियलाइज हुआ दैट डेथ इज अनअवॉइडेबल एंड नेचुरल, कि डेथ यानी मौत से, मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, ठीक है। नेक्स्ट, तो प्रोज पूरा यहाँ पे खत्म होता है, पोएट्री बहुत 5 मिनट में खत्म करेंगे। पोएट्री में मैं बता रहा हूँ कि जितना शुरुआत के 3 पोएम का मैं सेंट्रल आइडिया बता रहा हूँ, तीनों सेंट्रल आइडिया याद कर लेना, 3 नंबर पक्का फिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहले जो हमारा पोएम है क्या है, डस्ट ऑफ स्नो है, और डस्ट ऑफ स्नो के जो पोएट हैं वो आप जानते हैं कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। तो जब रॉबर्ट फ्रॉस्ट लिखना तो उसको अंडरलाइन कर लेना। तो सेंट्रल आइडिया देख लो, डस्ट ऑफ स्नो इज अ वंडरफुल पोएम ऑफ नेचर बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि जो डस्ट ऑफ स्नो है बहुत ही सुंदर कविता है, किसके द्वारा, और प्रकृति की बहुत सुंदर कविता है, प्रकृति के बारे में, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। और इन दिस पोएम, इस पोएम में, इस कविता में, द पोएट वांट्स टू कन्वे, पोएट हम तक ये बात पहुंचाना चाहता है दैट समटाइम्स, कि कभी कभी, सर्टेन मोमेंट्स और एक्शंस व्हिच आर सिंपल हैव लार्जर सिग्निफिकेंस, कभी कभी कोई निश्चित मोमेंट, पल होता है, कोई हल्का सा मोमेंट, कुछ क्षण का समय होता है, या कोई बहुत छोटी एक्शन, क्रिया होती है जो बहुत सिंपल होती है लेकिन बहुत बड़ा उसका असर पड़ जाता है, बहुत सिग्निफिकेंस, उसका बहुत महत्व होता है। दे कैन चेंज द मूड और लाइफ ऑफ अ पर्सन, उनका इतना गहरा बड़ा इफेक्ट होता है कि कभी कभी वो मनुष्य के मूड यानी मनोदशा को चेंज कर देते हैं, या कभी कभी तो जीवन को ही चेंज कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी घटनाएं होती हैं, तो कैसे इससे आदमी का मूड चेंज होता है, इस बारे में ये कहानी है। अभी थोड़ा सा इसमें और होना चाहिए। हाँ, द वे अ क्रो सेक्स डाउन डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, और उसमें क्या है कि जिस तरीके से जो कौवा, वो जो किसका पेड़ है, हेमलॉक का, क्या है, हेमलॉक का ट्री है, और उससे पूरा क्या जमा हुआ, पूरा आइस जमा हुआ है। तो जब वो जो कवि है उसके नीचे बैठ के बहुत उदास है, कौवा जिस तरीके से आके बैठ के और उसको हिलाता है और आइस उसके ऊपर गिरता है, वही बात कर रहा है, डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोएट, जिस तरीके से कवि के ऊपर ये डस्ट ऑफ स्नो गिराता है, इंस्पायर्स, पोएट को क्या करता है, ये बात इंस्पायर कर देती है, गिव्स हिम द आइडिया टू शेक ऑफ हिज डिस्प्रेसिव थॉट्स, वो जो दुखी वाला, डिप्रेशन वाला उसके अंदर विचार चल रहा था ना, वो उसको शेक ऑफ मतलब उतार देता है, हट जाता है, उसके दिमाग से हट जाता है इस छोटी सी घटना से। बिकम चीयरफुल, बहुत खुश हो जाता है, एंड डू समथिंग यूजफुल, और कुछ यूजफुल करने के लिए वो निकल पड़ता है। मतलब पूरा दिन उसका वहीं बैठे बैठे खराब हो सकता था, लेकिन कौवे की वजह से, छोटी घटना से उसका मूड चेंज हो जाता है, वो खुश हो जाता है, और बाकी दिन बर्बाद ना हो, कुछ ढंग का काम कर लेता है। तो ये आपका सेंट्रल आइडिया हो गया। बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हमको केवल रिवाइज करना है। दूसरा पोएम है फायर एंड आइस, इसके कवि भी कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही इसके भी है, ठीक है। तो फायर एंड आइस इज अ सिंबॉलिक पोएम, ये एक बोलेंगे इसको प्रतीकात्मक, तो बहुत ही सिंबॉलिक पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोएट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी, जो पोएट है वो मानवता को ये अवेयर कराना चाहता है, यानी ये बात बताना चाहता है दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे, कि एक दिन जो है हर चीज क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिसडीड्स, जो इंसानों, मनुष्यों की जो मिसडीड है, जो बुरे काम है ना, उस काम से एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। द पोएट सेज, कवि कहता है दैट बोथ फायर एंड आइस, दोनों, आग भी और बर्फ भी, आर डिस्ट्रक्टिव, दोनों क्या है, बर्बाद करने वाली चीज है, दोनों डिस्ट्रक्ट, बर्बादी लाने वाली दोनों चीजें।
फायर ऑफ वायलेंट करे ये जो क्रोध का जो आग है ना, फायर ऑफ वायलेंट डिजायर, जो इच्छा का जो ये वायलेंट मतलब वायलेंट डिजायर है, कोई कुछ भी डिजायर कर रहा है, विल पुट द वर्ल्ड टू एन एंड, इससे दुनिया दिन खत्म हो जाएगी। कोई कुछ भी मांग रहा है, मनोकामना मांग रहा है कि मेरा ये सपना पूरा हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर वो गलत मिसरीड करते हैं, गलत काम करते हैं। तो वही समझा रहा है कि इस तरीके से दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इफ द वर्ल्ड हैड टू पेरिश ट्वाइस, और आगे कहते हैं कि अगर दुनिया, अगर ये जो डिजायर है जिसको आग बोला है उससे खत्म नहीं होती है, तो अगर उससे नहीं खत्म होती है तो फिर अगर अगर इसको दोबारा खत्म होना हो, देन इट विल बी पेरिश्ड बाय द हेट्रेड बिटवीन मैन एंड मैन। ये मनुष्य के बीच में जो नफरत है ना, अगर इच्छा से नहीं खत्म होगी तो मनुष्यों के बीच में जो नफरत है उससे खत्म हो जाएगी, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पेरिस का मतलब पूरी तरह से खत्म हो जाना। आइस हैज बीन प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। आइस किसका सिंबल है इस कविता में? हेट्रेड का, यानी घृणा, नफरत का। और जो फायर है वो किसका सिंबल है? डिजायर का, इच्छा का। और आइस किसका सिंबल है? आइस लिखा ना ये, ICE। आइस जो है वो किसका सिंबल हो गया? हेट्रेड का। तो ये कहता है कि ये दो चीजें हैं, डिजायर और हेट्रेड, जिससे दुनिया क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। अगला पोएम जो हमारा है सेंट्रेट है, उसका देख लो। और टाइगर इन द जू, सेंट्रेट है, देखिए। इन दिस पोएम, इस कविता में लेस्ली नॉरिस, ये कवित्री, ये जो है वो पोएट है इस पोएम के। लेस्ली नॉरिस हैज गिवन एन एप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर। एक टाइगर का जो एप्रोप्रिएट मतलब जो उपयुक्त व्याख्या है, उसकी व्याख्या उन्होंने किया है। दिस पोएम contrasts a tiger in the zoo in his case with the tiger in its natural habitat। करें जो कविता है ये एक तरह का क्या है? कॉन्ट्रास्ट है, एक विरोधाभास है, तुलना है। किसका? एक टाइगर है जो चिड़ियाघर में एक पिंजरे में है, उसका तुलना किया गया है एक टाइगर जो जंगल में है। मतलब जैसे तुलना किया गया कि अगर यही टाइगर अगर जंगल में होता तो क्या करता, और पिंजरे में हो तो क्या कर रहा है, उसका तुलना किया गया। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। जब पोएम शुरू होता है तो पहले बात करते हैं किसका? जो जू के अंदर जो केज में है उस टाइगर का, और फिर बात करते हैं जो जंगल में टाइगर है उसका। एंड बैक अगेन टू द जू, और जंगल वाले टाइगर की बात करते हैं, फिर से बात करते हैं किसका? जो केज में, जो पिंजरे में टाइगर है उसका। द पोएट सीज अ टाइगर फुल ऑफ रेज। वो जो कवि है वो देखती है कि जो पिंजरे में टाइगर है वो बिल्कुल गुस्से में है, बिल्कुल रेज में है। एंड क्वाइट, बट क्वाइट, लेकिन चुपचाप है। गुस्सा है लेकिन चुप है, दहाड़ नहीं रहा। मूविंग इन हिज केज इन अ स्टारी नाइट। बिल्कुल तारों वाला रात है, तारे आसमान में चमक रहे हैं, और उसमें वो केज में क्या कर रहा है? शांति से गुस्से के साथ टहल रहा है। गुस्सा है लेकिन शांत भी है, गुर्रा नहीं रहा, दहाड़ नहीं रहा। द पोएट फील्स, कवित्री जो है, जो कवि है वो महसूस करता है दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट, कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए? जंगल में स्वतंत्र रूप से घूमना चाहिए। एंड हंटिंग एट हिज विल, और जिसका वो शिकार करता है, जो उसका नेचुरल चीज है वो शिकार करना चाहिए उसको। बट नाउ ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड द बार। लेकिन कह रहा है कि यहाँ पे जो टाइगर है वो सलाखों के पीछे कंक्रीट सेल में उसको लॉक कर दिया गया है। एट नाइट ही वॉचेज स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। बिल्कुल चमकीले अपने आंखों से रात में वो तारों को आसमान में देखता है। एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, और किसका इच्छा करता है? आज़ादी का इच्छा करता है कि एक वो भी जंगल में आज़ाद निकल पड़े। तो इस तरीके से जो असली जगह है जानवर का उसको वहाँ होना चाहिए, या फिर उसको पिंजरे में बंद कर देना चाहिए। इसी का विरोधाभास कह सकते हैं ये पोएम करती है कि
फिर वो रीडर पे छोड़ देती है, पढ़ने वाले पे, कि आप बताइए कि क्या सही है, पिंजरे में रखना सही है या जंगल में रहने देना सही है किसी जानवर को। तो 3 पोएम का सेंट्रल आइडिया हो गया। इसके बाद मान लीजिए 4 लाइन के पोएम पूछेगा आपसे, 4 लाइन के क्या पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में आपसे सवाल पूछेगा कि 4 लाइन के कोई पोएम लिखिए। तो यहाँ मैं 3 पोएम दे रहा हूँ 4-4 लाइन का, देख लो। पहला क्या, डस्ट ऑफ स्नो का है, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। ये 4 लाइन याद कर लेना, अगर याद हो गया और जो पेपर आएगा बोर्ड एग्जाम का, अगर उसमें ये 4 लाइन नहीं है तो यही लिख देना, ये आपका 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 4 लाइन एक पोएम हो गया, डस्ट ऑफ स्नो। 4 लाइन एक और ले लो, और ये अगला चैप्टर का आइस, फायर एंड आइस वाला है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेयर फायर। तो 4 लाइन ये हो गया, किससे, फायर एंड आइस से। 4 लाइन और, मैं अगले चैप्टर, ये जो टाइगर इन द जू वाला है उससे भी 4 लाइन देख लो। 4 लाइन बोला तो 4 लाइन ही लिखना, 3 लाइन मत लिख देना या 5 लाइन मत लिख देना, ठीक है, 4 लाइन ही लिखना। He talks in his vivid stripes the few steps of his case on pads of velvet quiet in his quiet rays। तो 4 लाइन हो गया और टाइगर इन द जू, ठीक है। तो पोएट्री खत्म हो गया, ये 3 नंबर ये हो जाएगा, 3 नंबर सेंट्रल आइडिया हो जाएगा, ठीक है। बाकी एमसीक्यू में एक पैसेज देख करके पूछेगा एमसीक्यू। चलो सप्लीमेंट्री पे आ जाओ। सप्लीमेंट्री में जो पहला चैप्टर है आपका क्या है, अ ट्रांस ऑफ सर्जरी, जिसके राइटर है जेम्स हैरियट। तो ये सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर है ट्रिकी वाला, ट्रैम्स ओवर सर्जरी, ठीक है, और ट्रैम्स ऑफ सर्जरी। पहला ट्रिकी वाला कहानी है, पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का इकलौता तरीका क्या था, ये पूछा। द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू टेक हिम अवे फ्रॉम हिज होम एंड स्टॉप गिविंग हिम रिच फूड। तो ट्रिकी को बचाने का इकलौता तरीका क्या था कि ट्रिकी को उसके घर से दूर ले जाया जाए एंड स्टॉप गिविंग हिम रिच फूड, और जो उसको भर भर के मलाई, भर भर के आइसक्रीम, चॉकलेट और ये अंडे खिलाया जा रहा है, उससे दूर किया जाए उससे, ठीक है, रिच फूड से उसको बचाया जाए, रोका जाए। द डॉक्टर डिसाइडेड टू कीप हिम एट हिज सर्जरी, जो डॉक्टर डिसाइड करता है, उसने डिसाइड किया उसको अपने सर्जरी, जहाँ एट हिज सर्जरी, जहाँ उसका हॉस्पिटल है वहां रखने का, एंड गिव हिम ओनली सिंपल फूड, और उसको बहुत सिंपल खाना देने के लिए उसने फैसला किया, एंड एक्सरसाइज टू इम्प्रूव हिज हेल्थ, और उससे क्या करवा, एक्सरसाइज करवाया ताकि वो क्या हो सके, स्वस्थ हो सके, उसका हेल्थ सुधर सके। क्योंकि खा खा के बहुत मोटा हो गया था, वो चल नहीं पा रहा था, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी, जीभ बिल्कुल बाहर लटक के एकदम वो हाँफ रहा था, चलते चलते हाँफ रहा था, इतना मोटा हो गया था। तो डॉक्टर ने बिना सर्जरी का उसका इलाज कर देता, वही सिंपल भोजन दे करके उसको एक्सरसाइज करवा करके सही कर देता। ट्रिकी से अगला क्वेश्चन देखिए, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी के जो पुअर कंडीशन था, यानी जो खराब उसकी स्थिति हो गई थी, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन था, कारण कौन था उसका। मिसेस पम्परे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज पुअर कंडीशन, जो उसकी मालकिन थी ना मिसेस पम्परे, यही जिम्मेदार थी उसके पुअर कंडीशन के लिए। सी लव्ड हिम टू मच, उससे वो जरूरत से ज्यादा प्यार करती थी, एंड ओवर फेड हिम, और जरूरत से ज्यादा उसको खिलाती भी थी, विथ रिच फूड, और रिच फूड मतलब जैसे हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट वाले फूड उसको खिलाती थी, इसलिए मोटा हो गया था। क्या क्या, लाइक जैसे केक खिलाती थी, चॉकलेट खिलाती थी, समझ रहे हो। यार ट्रिकी कौन है ये जानो पहले, कोई व्यक्ति नहीं है ये, ट्रिकी क्या है, मिसेस पम्परे का एक डॉग है, पालतू डॉग है, जिसको बहुत ही प्यार करती है, बिल्कुल अपने बेटे जैसा, ठीक है। बिकॉज ऑफ टू मच फूड, बहुत ज्यादा खाने की वजह से, एंड नो एक्सरसाइज, और कोई व्यायाम न करने की वजह से, ट्रिकी बिकम फैट एंड अनहेल्दी, ट्रिकी क्या हो गया था, मोटा हो गया था और अनहेल्दी हो गया था, अस्वस्थ हो गया था। तो कौन जिम्मेदार था, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई वाज मिसेस पम्परे रिंगिंग ए डजन टाइम्स अ डे, जब
और जब डॉक्टर ट्रिकी को लेकर के अपने सर्जरी पे चले जाते हैं, तो ये मिसेस पंफरे बार बार फोन करती है, दिन में कई बार फोन करके पूछती है कि ट्रिकी कैसा, खाना खा लिया, पानी पी लिया, चॉकलेट खाया, केक खाया, अंडे खाया, सब पूछती रहती है। कई बार बेल बजाती है, तो पूछा ऐसा क्यों करती थी, यही बताना। तो मिसेस पंफरे वॉज वेरी वरीड, वो बहुत चिंतित थी अबाउट ट्रिकीज हेल्थ, ट्रिकी के स्वास्थ्य को लेकर के बहुत चिंतित थी। सी लव्ड हिम डीपली, वो बहुत गहराई से उससे प्रेम करती थी। एंड कुड नॉट स्टे विदाउट नोइंग अबाउट हिम, अब बिना उसके बारे में जाने वो रह नहीं पा रही थी। सो सी रैंग द डॉक्टर मेनी टाइम्स अ डे, इसलिए वो डॉक्टर को एक बार में कई बार फोन करती थी, टू आस्क अबाउट हिज कंडीशन, उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी का जो बीमारी हुआ था वो असली बीमारी क्या था, ये पूछा। रियल डिजीज, असली बीमारी उसको क्या था। तो देखिए, ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस डिजीज, ट्रिकी को कोई सीरियस डिजीज नहीं था, कोई गंभीर बीमारी नहीं था जिसको जिससे वो पीड़ित था। हिज रियल प्रॉब्लम वाज ओवर ईटिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, केवल उसको प्रॉब्लम क्या था कि ओवर ईटिंग कर लिया था, बहुत ज्यादा खाता था और बहुत कम एक्सरसाइज करता था, ये उसकी बीमारी थी। ही वॉज सिंपली टू फैट, वो जरूरत से ज्यादा बहुत ज्यादा मोटा था। एंड लेजी, बहुत आलसी था। बिकॉज ऑफ रिच फूड, क्योंकि उसको रिच फूड मिलता था, वही है कि भारी भरकम भोजन मिलता था। एंड टू मच केयर, और बहुत प्यार दुलार मिलता था, इसलिए वो लेजी हो गया था, मोटा हो गया था, कोई बीमारी उसको नहीं हुआ था। व्हाट ट्रीटमेंट डिड द डॉक्टर गिव टू ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को ट्रीटमेंट, क्या ट्रीटमेंट दिया था, उपचार क्या किया था उसका। तो देखो क्या उपचार किया था। द डॉक्टर गेव ट्रिकी ए सिंपल ट्रीटमेंट, डॉक्टर ने ट्रिकी को बहुत सिंपल उपचार किया था। ही स्टॉप्ड गिविंग हिम रिच फूड, वो उसको रिच फूड देना बंद कर दिया था। केप्ट हिम ऑन स्ट्रिक्ट डाइट, उसको एक स्ट्रिक्ट डाइट पे रख दिया था कि तुमको यही खाना, सिंपल खाना खाना है। ही आल्सो अलाउड हिम टू रन, उसने उसको दौड़ने के लिए अलाउ कर दिया, जा जहां दौड़ना है दौड़ो। और जहां उसका शरीर था उसमें और बहुत सारे कुत्ते थे, तो उनके साथ खेलता था, दौड़ता था, और इस तरीके से वो क्या हो गया था, सही हो गया था। एंड प्लेड विथ अदर डॉग्स, जो अदर डॉग थे, क्योंकि वो डॉक्टर, वो कुत्तों का डॉक्टर था। ठीक है, सून ट्रिकी बिकम एक्टिव एंड हेल्दी, और बहुत जल्दी ट्रिकी क्या हो गया था, एक्टिव हो गया था और हेल्दी हो गया था, स्वस्थ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ट्रिकी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, अगला जो चैप्टर है वो क्या है, द थीफ स्टोरी। इसके जो राइटर है रस्किन बॉन्ड। तो अब इसमें देखिए मेन कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो किसका है, अनिल का है और हरि सिंह का है। देखो, हरि सिंह होता है चोर, हरि सिंह क्या होता है, हरि सिंह एक चोर होता है जो अपना रूप, अपना नाम बदल बदल के लोग अगर काम मांगता था और मौका मिलके चोरी करके निकल जाता था। हाउ मेनी रुपीज डिड हरि सिंह फाइंड व्हेन ही काउंटेड द नोट्स, अब ये सवाल तब का पूछा कि जब हरि सिंह ने अनिल के घर चोरी किया तो कितना पैसा काउंट किया उसने, कितना पैसा था चोरी करने के बाद जब गिना। तो हरि सिंह फाउंड 600 रुपीज, कितना पैसा उसने चुराया था, 600 रुपीज, 600 रुपया चुराया था। वेन ही काउंटेड द नोट्स, जब उसने नोट गिना चुराने के बाद तो टोटल 600 थे। अनिल हैड अर्न्ड द मनी बाय सेलिंग अ बुक, और हरि सिंह ने पैसा चुराया था और अनिल ने इसको एक किताब बेच के कमाया था। हरि वॉज हैप्पी, हरि बहुत खुश था, टू सी सो मच मनी, इतना पैसा देख करके, एंड डिसाइडेड टू स्टील इट, और उसको चुराने का फैसला किया था। ठीक है, अच्छा वो जो जो बुक बेच के अनिल पैसा लाया था, गिनने के लिए किसको दिया था, हरि सिंह को दिया था या उसके सामने ही गिना था, तो वो देख के बहुत खुश हुआ था कि इतना अगर मैं चुरा लूं तो फिर मेरा साल भर का खर्चा चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द थीफ मेक फ्रेंड्स विद अनिल, करें जो चोर है ये अनिल का दोस्त क्यों बन गया, अनिल का दोस्त क्यों बन गया ये। द थीफ मेड फ्रेंड्स विद अनिल, चोर अनिल का दोस्त बन गया बिकॉज, क्योंकि यू वांटेड टू चीट हिम एंड स्टील मनी, क्योंकि वो उसको धोखा देना चाहता था और उसका पैसा चुराना चाहता था। कौन, चोर। ठीक है, थीफ का स्पेलिंग गलती करते हो ये भी ध्यान देना, THIEF। ही थॉट अनिल वाज सिंपल एंड काइंड,
चोर ही कौन है, ही चोर है। तो उसने सोचा कि अनिल क्या है, बहुत साधारण है, बहुत दयालु है। ही प्लान टू विन हिज ट्रस्ट फर्स्ट। तो पहले वो प्लानिंग करता है, पहले कि इसका विश्वास जीता जाए, ठीक है, एंड देन टेक एडवांटेज ऑफ हिम, और उसके बाद उसका क्या किया जाए, फायदा उठाया जाए। तो वही करता है, पहले बच्चा बन के उसके घर जाता है, उल्टे में अनिल उसको पढ़ाता लिखाता, पढ़ना लिखना भी सिखाता है, और उसको काम देता है कि घर का खाना बनाओगे, सब्जी खरीद के लाओगे। लेकिन एक रात को मौका पाता है, 100 रुपया देखता है, लेके निकल लेता है, लेकिन आखिर फिर वापस लौट आता है। यही कहानी का क्या, ईमानदारी से फिर वो जीने लगता है। ये तो कहानी का क्या मोल है, स्टोरी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन हो गया। द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, अगला अगला चैप्टर है, और इसके जो राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। पहला क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ रिचर्ड इब्राइट। रिचर्ड इब्राइट का ही कहानी है, यही मेन कैरेक्टर है, तो इसी का कैरेक्टर स्केच पूछा है, ठीक है। रिचर्ड इब्राइट वाज ए क्यूरियस एंड हार्ड वर्किंग बॉय। रिचर्ड इब्राइट क्या था, बहुत ही जिज्ञासु और मेहनती लड़का था। ही लव्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, उसको तितलियां इकट्ठा करना उसे बहुत पसंद था। एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, और प्रयोग करना उसे बहुत पसंद था, एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। ही वॉज इंटेलिजेंट, वो क्या था, बुद्धिमान था। डिटरमिन्ड, दृढ़ निश्चयी था। एंड ऑलवेज ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स, और नई चीज सीखने के लिए हमेशा जिज्ञासु रहता था। हिज मदर एनकरेज्ड हिम, उसकी माँ ने उसका प्रोत्साहन किया था, मनोबल बढ़ाया था। एंड ही लेटर बिकम अ फेमस साइंटिस्ट, और बाद में वो चल के बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक बन गया, साइंटिस्ट बन गया। तो ये हो गया रिचर्ड इब्राइट का कैरेक्टर स्केच। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सवाल ये पूछा कि साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए, साइंटिस्ट बनने के लिए क्वालिटीज क्या होना चाहिए, ये सवाल पूछा। तो इस साइंटिस्ट बनने के लिए क्या चाहिए क्वालिटी, देखो। ए साइंटिस्ट नीड्स क्यूरियोसिटी, साइंटिस्ट को क्या चाहिए, क्या जरूरत है, कि वो जिज्ञासु, हार्ड वर्क, परिश्रमी हो, पेशेंस हो उसके अंदर, धैर्य हो, एंड स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न, और सीखने के लिए उसके अंदर मजबूत इच्छा होनी चाहिए, सीखने के लिए, तभी वो साइंटिस्ट बन पाएगा। वन मस्ट ऑब्जर्व केयरफुली, वो साइंटिस्ट बन पाएगा तो किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देखता है, समझता है। आस्क क्वेश्चंस, जो सवाल पूछता है। एंड नेवर गिव अप, और कभी हार नहीं मानता है। इंटेलिजेंस एंड सपोर्ट फ्रॉम टीचर्स एंड पेरेंट्स आल्सो हेल्प इन बिकमिंग सक्सेसफुल। बुद्धि और टीचर्स और पेरेंट्स से सपोर्ट जो मिलता है किसी को, ये भी किसी को सफल होने में, सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनने में मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर का। अगला जो कहानी है, अगला जो चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, और जो राइटर है W.H. वेल। इसमें भी एक पागल साइंटिस्ट, एक सनकी साइंटिस्ट की कहानी है, ग्रिफिन नाम है उसका। पहला क्वेश्चन देखो क्या, व्हाट डिड ग्रिफिन थ्रो ऑफ सडनली। करेक्ट, ग्रिफिन ने अचानक से क्या फेंका था, ये पूछा कि उसने सडनली से क्या फेंक दिया। ग्रिफिन सडनली थ्रू ऑफ हिज क्लोथ्स इन द कोल्ड नाइट। ग्रिफिन अचानक से, क्योंकि वो एक रेस्टोरेंट में घुस गया था। अच्छा, ये ग्रिफिन एक ऐसा दवा ढूंढ लिया था जिसको खाने के बाद वो क्या हो गया था, अदृश्य, मतलब किसी को दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल शीशा हो गया था। छूने पे महसूस होगा लेकिन आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो वो कपड़ा पहनेगा तो कपड़ा दिखाई देगा लेकिन चेहरा नहीं दिखाई देगा। तो एक स्टोर में घुस के वो चोरी करके खाना खा रहा था, कपड़े पहना था, तो लोग उसको दौड़ाने लगे। इसलिए वो क्या किया, जल्दी जल्दी, एकदम ठंड का सीजन था, और उसी में अपना कपड़ा उतार के और वो भागने लगा, ठीक है। तो वही कहानी है कि ग्रिफिन ने अचानक से अपने कपड़े उतार के फेंक दिए, और कोल्ड, बिल्कुल, और ठंडी रात में। he did this after setting fire to his landlord's house। कह रहा उसने ऐसा किया, कब किया, जिस घर में, जिस मकान में रहता था ना, उसी के मकान को आग लगा के निकला, उस घर को आग ही लगा दिया जिस घर में रहता था, और फिर कपड़े निकाल के खुद ही भाग गया। तो ऐसा सन की साइंटिस्ट था। बाय रिमूविंग हिज क्लोथ्स, उसने अपने कपड़े निकाल के हटा के, ही बिकेम इनविजिबल, वो क्या हो गया, अदृश्य हो गया था। एंड एस्केप्ड फ्रॉम द पीपल, और लोगों से बच के वहां से निकल गया था। कौन जलाया आग पता नहीं चला। तो नियम कानून को नहीं मानता था। वॉज ग्रिफिन ए लॉलेस पर्सन, क्या जो ग्रिफिन है वो बिल्कुल नियम न मानने वाला व्यक्ति था। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम,
उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, हाँ, तो यस, वो लॉलेस पर्सन था, यस, ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन, ये बिल्कुल क्या था, यही लाइन से उठा कर दिया, केवल वॉज को क्या कर दिया, ग्रिफिन की बात कर दिया, ठीक है। ग्रिफिन बिल्कुल लॉलेस पर्सन था। ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक पावर्स ऑफ सेल्फिश पर्पस, वो अपने साइंटिस्ट पावर का और स्वार्थ के उद्देश्य से उसका प्रयोग करता था, गलत इस्तेमाल, मिसयूज करता था, दुरुपयोग करता था। ही स्टोल मनी, वो पैसा चुराता था। हॉट पीपल, लोगों को तकलीफ पहुंचाता था। एंड क्रिएटेड फियर, और लोगों में डर पैदा करता था। इन माई ओपिनियन, मेरे विचार से, ही वॉज इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमान था, बट केयरलेस, और केयरलेस था, बिल्कुल कोई उसे फिक्र नहीं था किसी चीज का। एंड इरिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार था, असावधान और गैर जिम्मेदार था, ठीक है। बुद्धिमान तो था, तभी तो ऐसा आविष्कार किया था। दो क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। एक और देखो, व्हाई डिड ग्रिफिन डिसाइड टू स्लीप इनटू ए बिग लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर। कह ग्रिफिन ने लंदन में एक बड़े से दुकान में जाने का फैसला क्यों किया, व्हाट डिड ही डू इनसाइड द स्टोर, और दुकान में घुसने के बाद उसने क्या किया था, ये पूछा। ग्रिफिन स्लिप्ड इनटू द बिग लंदन स्टोर, लंदन में एक बड़े दुकान में, स्टोर में वो घुस गया था। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, ठंड से अपने आप को बचाने के लिए। एंड हंगर, भूख से बचाने के लिए। इनसाइड स्टोर, स्टोर के अंदर, ही ओर वार्म क्लोथ्स, उसने गर्म कपड़े पहने। एट फूड, खाना खाया। एंड स्लेप्ट ऑन सॉफ्ट बेड, और सॉफ्ट बेड वहां से निकाल के उसी पे सोया रात को, ठीक है। ही एंजॉयड कंफर्ट विदाउट पेइंग एनी मनी, उसने एंजॉय किया कंफर्ट को बिना कोई पैसा दिए दुकान में घुस के। फिर दुकान वाले आए तो देख के फिर भागा, ठीक है, फिर कपड़े उतार के फिर भागा, फिर वो अदृश्य हो गया। अगला अगला चैप्टर है द नेकलेस, बहुत ज्यादा पूछता है ये, और मटिल्डा का कैरेक्टर, और जो इसके राइटर है बहुत ही खतरनाक नाम है, आप पढ़ सकते हैं, गाय डी मासापंट, जैसे लगता है कोई एब्यूजिंग वर्ड है, ठीक है। तो ये राइटर है। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा, मटिल्डा का क्या दो, एक कैरेक्टर स्केच, मतलब चरित्र चित्रण करिए कि मटिल्डा क्या क्वालिटी थी, क्या करती थी, सब मटिल्डा के बारे में बताइए जो भी पता है आपको। तो मटिल्डा वॉज अ ब्यूटीफुल बट डिससेटिस्फाइड वुमन। वुमन लिखना, गर्ल मत लिखना, क्या लिखना, गर्ल मत लिखना, वुमन लिखना, कि मटिल्डा एक सुंदर लेकिन असंतुष्ट महिला थी। सी ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ रिच एंड लग्जरियस लाइफ, वो हमेशा से सपना देखती थी किसका, अमीरी का, और बिल्कुल सुख सुविधाओं वाला जीवन का सपना देखती थी। सी वॉज प्राउड एंड लव्ड कॉस्टली क्लोथ्स एंड ज्वेलरी, सी वॉज प्राउड, उसे घमंड होता था, उसे घमंड था या फिर गर्व था किस पे, और लव्ड कॉस्टली, महंगे महंगे कपड़े उसे अच्छे लगते थे, और गहने उसे अच्छे लगते थे। थी गरीब लेकिन अच्छे लगते थे क्या, गहने। और ग्रीड एंड डिजायर फॉर शो, दिखावे के लिए उसका जो इच्छा था और जो उसकी लालच थी, मेड हर अनहैप्पी, उसको क्या करती थी, दुखी कर देती थी। एंड ब्रॉट ग्रेट सफरिंग इन अ लाइफ, और इसी लालच और इसी इच्छा ने उसकी जिंदगी में क्या ला दिया, बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ ला दिया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये हो गया कैरेक्टर स्केच, कैसी महिला थी, रिच, समझ गए ना। अभी देखो और क्वेश्चन देखो, अभी सब कहानी समझ में आ जाएगा। Matilda suffered because she was not content with what life had given to her. Do you agree? मटिल्डा ने बहुत पीड़ा झेला, बहुत पीड़ा मतलब बहुत दर्द झेला, क्योंकि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं थी। जो उसको जिंदगी मिला था, जिस तरह का जिंदगी मिला था, माहौल मिला था, उसमें वो खुश नहीं थी। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो सहमत है तो बताइए। यस आई एग्री, हाँ मैं सहमत हूँ। मटिल्डा वॉज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर सिंपल लाइफ, वो अपने सिंपल लाइफ से संतुष्ट नहीं थी। सी ऑलवेज वांटेड वेल्थ, वो हमेशा धन चाहती थी, कंफर्ट, आराम चाहती थी। हर डिजायर टू अपीयर रिच मेड हर बारो द नेकलेस, अमीर दिखने के लिए उसको नेकलेस मांगना पड़ा। बिकॉज ऑफ हर डिसकंटेंट, अपने असंतुष्टि के कारण, सी एंड हर हस्बैंड सफर्ड फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, वह और उसका पति दोनों 10 साल उन्होंने क्या किया,
बहुत दुख और तकलीफ झेला उन्होंने। दूसरे घर में काम किया, काम वाली दाई बन के, ठीक है? जबकि जो नेकलेस लिया था वो नकली था, लेकिन जिससे लिया था उसको बताया नहीं कि वो बताया नहीं कि खो गया है। तो महँगा असली नेकलेस ढूँढ के उसको वापस करती है, जो उधार ली जाती है। और उसी चक्कर में वो 10 साल क्या करते हैं, घर-वर बेच के गरीबी में जीना पड़ता है। तो लालच बहुत सही नहीं होता है, ठीक है? कमेंट चेक करो, खुश रहो। हाउ डिड मैडम लॉयजल लुक व्हेन शी टुक पार्ट इन द बॉल? बॉल मतलब होता है अमीरों की पार्टी को क्या बोलते हैं? अमीरों के पार्टी को, ठीक है? क्या बोलते हैं? बॉल बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो लॉयजल है, मटिल्डा, लॉयजल मतलब वही मटिल्डा, ठीक है? कंफ्यूज मत होना। जहाँ डबल एम ई लिखा होगा तो समझो मटिल्डा, लॉयजल मटिल्डा ही है। तो ये पूछा कि जब पार्टी में ये गई मटिल्डा, तो वो कैसी दिखती थी, कैसा उसका उस दिन रूप रंग था, ये पूछा। तो एट द बॉल पार्टी में मैडम लॉयजल लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर लग रही थी, एंड चार्मिंग, बहुत आकर्षित लग रही थी, क्योंकि पूरा उधार कपड़ा, उधार गहने, डायमंड सब लेके गई थी, ठीक है? सुंदर दिखने के लिए केवल। शी वोर अ लवली ड्रेस, बहुत सुंदर ड्रेस उसने पहना था, एंड शाइनिंग नेकलेस, और चमकता हुआ एक नेकलेस, हार पहना हुआ था। एवरीवन एडमायर्ड हर ब्यूटी, सभी लोग उसकी सुंदरता की और तारीफ कर रहे थे। शी फेल्ट प्राउड, उससे बहुत गर्व महसूस हुआ, एंड हैप्पी, बहुत खुश थी। एज मेनी रिच गेट्स नोटिस्ड एंड प्रेज्ड हर, क्योंकि वहाँ बहुत अमीर लोग जो मेहमान आए थे उसको ध्यान से देखा और उसकी प्रशंसा किया। इससे उसे बहुत खुशी मिला और बहुत गर्व महसूस किया, और तभी नेकलेस खो जाता है, और तभी सब उल्टा पड़ जाता है, लेनी की देनी पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा, मटिल्डा करे व्हाट वुड हैव हैपेंड, क्या हुआ होता टू मटिल्डा, मटिल्डा को, हैड शी कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस। करे कि अगर वो मटिल्डा का क्या हुआ होता अगर वो कन्फेस कर लेती, अगर वो मान लेती, अपने दोस्त को अगर बता देती कि मैंने तुम्हारा नेकलेस खो दिया है, तब क्या होता? तब कुछ नहीं होता। तो जैसा सिंपल लाइफ था, सिंपल लाइफ होता। वो बताती नहीं है, क्योंकि उसका जो लिया था उधार नेकलेस वो नकली था, इसको लगा असली, असली वाला खरीद के अपने पैसे से घर बार बेच के तू वापस किया था। बताती तो कुछ नहीं होता। आंसर देखो, इफ मटिल्डा हैड कन्फेस्ड, अगर मटिल्डा ने मान लिया होता द ट्रूथ, सच्चाई को, सी वुड नॉट हैव सफर्ड फॉर 10 ईयर्स, 10 साल उसे सफर नहीं करना पड़ता, दुख नहीं झेलना पड़ता। और फ्रेंड वुड हैव टोल्ड हर, उसके दोस्त ने उसे बता दिया होता दैट द नेकलेस वाज फेक, कि नेकलेस क्या था? नेकलेस फेक था, नकली था, एंड नॉट कॉस्टली, और महंगा नहीं था। दे कुड हैव रिप्लेस्ड इट इजिली विदाउट टेकिंग हैवी लोन्स, बहुत आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते थे बिना लोन लिए, बिना कोई लोन लिए। क्या करते, बिना लोन लिए उसको आसानी से वापस कर सकते थे। लेकिन क्योंकि नहीं बताया असली समझ करके, घमंड के मारे, तो लोन लेना पड़ा, घर बेचना पड़ा, बहुत सारे काम करने पड़े, अपने पति को भी झेला दिया, ठीक है? अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज मिसेस लॉयजल डिससैटिस्फाइड विथ हर लाइफ? जो मिसेस लॉयजल है अपने लाइफ से क्यों असंतुष्ट क्यों थी, ये बताइए। डिससैटिस्फाइड क्यों थी, असंतुष्ट क्यों थी? मिसेस लॉयजल वाज डिससैटिस्फाइड, मिसेस लॉयजल असंतुष्ट थी, बिकॉज, क्योंकि, सी ड्रीम्ड, वो सपने देखती थी, ऑफ अ रिच एंड हाई क्लास लाइफ, किसका? अमीरी का सपना देखती थी, हाई क्लास लाइफ का सपना देखती थी। सी डिसलाइक्ड हर स्मॉल हाउस, उससे वो अपने छोटे घर को पसंद नहीं करती थी, एंड सिंपल फूड, जो सिंपल खाना मिलता था उसको पसंद नहीं करती थी। सी वांटेड कॉस्टली ड्रेसेस, वो महंगे कपड़े चाहती थी, महंगे गहने चाहती थी, और नौकर भी चाहती थी, मेरे नौकर चाकर हो, काम करना नहीं चाहती थी। सी ऑलवेज कंपेयर्ड हरसेल्फ विथ रिच वुमेन एंड फेल्ट अनहैप्पी, वो हमेशा अपनी तुलना अमीर महिलाओं से करती थी और दुखी हो जाती थी। ये उसकी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर हर सेट में पूछा है, चाहे 24 का पेपर हो, प्रीवियस ईयर पेपर हो, या 25 का प्रीवियस ईयर पेपर हो, सब में बहुत ज्यादा भोली से पूछा है। तो ये आगे चैप्टर होने वाला है, ध्यान से खत्म कर लो। और डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ,
भोली की लाइफ में जो टीचर आया था, उसकी भूमिका को कह रहा बताइए, उसकी भूमिका की व्याख्या करिए कि क्या रोल प्ले किया उसके टीचर ने उसकी ज़िंदगी में। भोली's टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ। भोली के टीचर ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसके जीवन में। शी स्पोक काइंडली, वो उसे बहुत काइंडली मतलब दया के साथ बात किया। एंड एनकरेज्ड हर टू स्पीक विदाउट फियर, और उसको प्रोत्साहित किया, उसका मनोबल बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया कि बिना डर के बोलने के लिए उसका उत्साह बढ़ाया। शी गेव हर कॉन्फिडेंस, उसने उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा किया। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान उसके अंदर लेके आई कि देखो हर व्यक्ति का अपना आत्मसम्मान होता है सब, और हर व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात वो बोल रहा है अपनी बात पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ ये बात है और ये बात मुझे मालूम है, तब हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बोलना सिखाया था, सेल्फ रिस्पेक्ट करना सिखाया था, बोलना सिखाया था, बेहिचक बोलना सिखाया था। बिकॉज ऑफ हर टीचर्स सपोर्ट, अपने टीचर के सपोर्ट के कारण भोली बिकम एजुकेटेड एंड बोल्ड। भोली जो है वो शिक्षित हो गई और साहसी हो गई। ठीक है, इस बोल्ड का मतलब क्या है? साहसी। चलिए अगला क्वेश्चन, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का कैरेक्टर स्केच बताना है यहाँ पे कि भोली का चरित्र चित्रण करिए। भोली वॉज ए सिंपल एंड इनोसेंट गर्ल। भोली बहुत ही साधारण और बहुत ही मासूम लड़की थी। सी सफर्ड फ्रॉम अ स्टैमर एंड वाज ट्रीटेड बैडली बाय अदर्स। और स्टैमर यहाँ क्या लिखा है नहीं पता, लेकिन उसको क्या हुआ था, चेहरे पे चिकन पॉक्स होता है ना, तो चिकन पॉक्स होने से बचपन में चिकन पॉक्स हुआ था, तो उसका पूरा चेहरा जो है ना, चेहरे पे उसके दाग हो गया, पूरे बॉडी पे उसके दाग हो गया था, वो चिकन पॉक्स वाला। वो कभी गया ही नहीं, तो दिखने में थोड़ा सा अगली लगती थी और बोलते समय हकलाती भी थी, साफ साफ बोल भी नहीं पाती थी। इसलिए जो लोग हैं ना उससे बैडली ट्रीट करते थे, व्यवहार बुरा करते थे और बाय अदर्स। ठीक है, दूसरों द्वारा उसके उसके साथ व्यवहार सही नहीं होता था। बट सी वॉज ब्रेव, लेकिन वो बहादुर थी। एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, और खुद का सम्मान करती थी। एजुकेशन चेंज्ड हर लाइफ, और शिक्षा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया था। एंड सी बिकेम कॉन्फिडेंट, वो आत्मविश्वासी हो गई थी, इनफ पर्याप्त आत्मविश्वासी हो गई थी टू रिफ्यूज अ ग्रीडी ब्राइड ग्रूम, कि एक जो बहुत लालची दूल्हा था, उसका जो बेकौटी हुआ था, और जो मतलब उसके बाप की उम्र का उसका दूल्हा था, उससे उसकी शादी उसके वाले घर वाले करवा रहे थे क्योंकि वो अमीर था, तो लालच में आके और शादी करवा रहे थे। फिर उसने उसका विरोध किया और वो दहेज भी मांग रहा था, तो डट के विरोध किया और चिल्ला के बोली कि मुझे इस लालची आदमी से शादी नहीं करना। और अपने माँ बाप को बोली कि मैं आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगी, नहीं शादी होगा तो जिंदगी भर सेवा करूंगी, और अपने गांव में जो स्कूल है मैं उसी में पढ़ाऊंगी और उसी में खुश रहूंगी, तो आप मेरी शादी की चिंता ना करिए। जो कभी अपने पिता के सामने बोल नहीं सकती थी कुछ भी, उस दिन दहाड़ के बोली क्योंकि उसके साथ गलत हो रहा था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट उसका जो है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से उसने दहाड़ के सबको चुप करा दिया था। बाकी लोग इंतजार कर रहे थे कि अभी हकलाएगी तो मजा आएगा, लेकिन हकलाती नहीं है, बिल्कुल दहाड़ के भगा देती है। तो ये हो गया भोली का कैरेक्टर स्केच। अगला है डाउरी इज निगेशन ऑफ द गर्ल्स डिग्निटी। करे जो दहेज है ना, डाउरी, ये गर्ल्स का जो सम्मान है, जो शान है, उस बहुत ही एक नकारात्मक चीज है। ठीक है, डिस्कस विथ रेफरेंस टू भोली। करे भोली के मामले में क्या हुआ था, दहेज कैसे मांगा गया था, उसके बारे में डिस्कस करो। इन द स्टोरी भोलीज ब्राइड ग्रूम डिमांडेड 5,000 रुपीज एज ए डाउरी। जो भोली का दूल्हा था, ब्राइड ग्रूम का दूल्हा, उसने मांगा था कितना दहेज? 5,000 रुपए दहेज मांगा था। ठीक है, याद रखना डाउरी मतलब दहेज। तो 5,000 उसने क्या मांगा था? दहेज मांगा था। दिस इंसल्टेड हर डिग्निटी, और ये जो दहेज मांगने का उसका तरीका था, उसकी डिग्निटी मतलब उसके शान को, मर्यादा को अपमानित किया। डाउरी ट्रीट्स गर्ल लाइक अ बर्डन। जो दहेज है ये लड़कियों पर क्या है, एक बोझ होता है कि दहेज देना पड़ेगा, तो बोझ की तरह कह रहा है कि डिस्कस करो। मतलब हमको लगता है कि किसी को लगता है कि लड़की को दहेज मांगना क्या गलत है,
लोग मानते हैं कि लड़की जो है वो घर पे क्या है, बोझ है। पहले इसका जन्म हुआ, फिर इसको पालो पोसो, खिलाओ पिलाओ, पढ़ाओ लिखाओ, समझदार बनाओ, बड़ा करो, और फिर दहेज में 10 लाख 20 लाख दहेज दो। तो इसको जो पिता जनरली बोझ मानते हैं, जो कि गलत है। आज मॉडर्न युग है, आज कोई किसी पे बोझ नहीं है। लड़की बिंदास जी सकती है, लड़का भी बिंदास तो जीता ही है। और लड़की अगर चाहे तो कोई उसे दहेज नहीं मांग सकता। ठीक है, या मैं भोली का टीचर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी लड़की से कोई दहेज नहीं मांग सकता अगर लड़की चाहे तो। भोली ब्रेवली रिफ्यूज द मैरिज। भोली ने बहादुरी से शादी को मना कर दिया। एंड प्रूव्ड दैट सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। और साबित कर दिया कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो मनी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। Why was भोली's father worried about her? भोली के पिताजी उसके लिए चिंतित क्यों थे? तो ये भी देख लो। भोली's father was worried about भोली's father was worried। भोली के पिताजी क्या थे? चिंतित थे। बिकॉज क्योंकि she was not beautiful, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। and had a stammer, वो चेहरे पे दाने दाने थे, तो इसलिए वो चिंतित थे कि इसकी शादी कैसे होगा। He feared, वो डरे हुए थे, that no one would marry her, कि कोई उससे शादी नहीं करेगा। He also worried about social pressure and dowry, वो इस बात से भी चिंतित थे कि समाज का दबाव और दहेज से भी चिंतित थे। So he felt anxious, इसलिए वो बहुत परेशान महसूस किया उन्होंने about her future, उसके भविष्य के बारे में सोच के बहुत परेशान हुए। How was भोली taken to school for primary school? कह रहा भोली को प्राइमरी स्कूल में कैसे ले जाया गया, इसलिए पूछा। तो एट फर्स्ट पहले भोली थॉट शी वॉज बींग सेंट अवे लाइक देयर ओल्ड काउ। पहले तो भोली को लगा कि उसको उसके घर से दूर कहीं भेजा जा रहा, जैसे कि उसके गाय को भेजा गया था। उसके गाय का नाम क्या था? लक्ष्मी था। तो लक्ष्मी को कुछ दिन पहले घर से लेके गए, तो फिर उसको लेके आए नहीं, तो कहीं वो चली गई, तो उसको लगा ये भी मुझे घर से लेके जा रहा है और फिर मुझे वापस घर में लाएंगे नहीं, तो उसको स्टार्टिंग में नहीं जाती है, तो खींच खाच के उसको ले जाते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, नहलाते उलाते हैं, तब लगता है कि अब कहीं सही जगह जा रहे हैं। शी वॉज स्केयर्ड एंड क्राइड, पहले तो बहुत डरी और फिर वो चिल्लाई भी। और मदर ड्रेस्ड हर सिंपली, उसकी माँ ने कपड़े पहनाए, और सेंट हर विथ हर फादर, और उसको उसके पिता के साथ भेज दिया। शी वेंट टू स्कूल अनविलिंगली एंड नर्वसली, वो स्कूल गए कैसे? बिल्कुल अनिच्छा से और बिल्कुल नर्वस होकर के। ठीक है, बिल्कुल नर्वस थी कि क्या होगा, क्या होता है वहां पे, कैसे कौन लोग होंगे, उन लोग मजाक उड़ाएंगे मेरे चेहरे का और मेरे अकलाने का, इससे नर्वस थी और अनिच्छा से गई। हाउ डिड भोली कंसोल हर फादर इन द एंड? भोली ने कहानी के लास्ट में अपने पिता को कैसे मनाया? ठीक है, जब जब अपने दूल्हे को मार के भगा दिया अपने घर से, तो अपने पिता को मनाया कैसे कि अब चिंता मत करो। इन द एंड, अंत में भोली रिफ्यूज टू मैरी द ग्रीडी मैन, भोली ने लालची आदमी से शादी करने से मना कर दिया। शी टोल्ड हर फादर नॉट टू वरी, उसने अपने पिता से कहा कि चिंता मत करिए। शी सेड, उसने कहा शी वुड टीच इन द सेम स्कूल, कि वो उसी स्कूल में पढ़ाएगी जिस स्कूल में पढ़ी है। एंड सपोर्ट हर पेरेंट्स, अपने माता पिता की सेवा करेगी। शी प्रूव्ड, उसने साबित कर दिया दैट शी वॉज स्ट्रॉन्ग, कि वो मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, एंड रिस्पॉन्सिबल, वो जिम्मेदार है, उसने साबित कर दिया। ठीक है, चलिए पूरा जो है पूरा सिलेबस, पूरा टेक्स्ट बुक जो है 35 नंबर का हमने कवर कर लिया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार 2 बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, और ग्रामर सेक्शन लाइव क्लास में देख लेंगे। तो आज बस इतना ही, बस नहीं बहुत ज्यादा मुझे लगता हो गया। चलिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।